अस्सलामुअलैकुम। आलमी यौम मज़दूर आज मनाया जा रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन हम बराह रास्त आपके साथ मौजूद हैं, सो इज़ आवर टीम। यस। सो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम तो वालेकुम। कुछ मजदूर जो है ना, ज़्यादातर मजदूरों की छुट्टी है और कुछ मजदूर जो हैं वो आपके साथ आज का दिन जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज का तोहफा आपको पहले दे दें। वो तो खैर कल रात को आपको पता चल गया होगा कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस हैव गॉन अप अगेन। तो अब हो गई है 400 रुपए तकरीबन 399 आशारिया समथिंग समथिंग। उस आशारी में हम क्या पढ़ें? वैसे तो 399.86 है, लेकिन इसको 400 ही कर ले, मतलब वो वैसे ही आप टिप के तौर पे बाकी जो पैसे हैं वो दे सकते हैं। और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपए 39 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। उतने पे पहुंच गया है, लेकिन इस चक्कर में जो पेट्रोल पंप्स पे रात सूरत हाल थी, जो हाल था, जाहिर है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही थी। लोग चाह रहे थे कि उससे पहले कुछ बचत हो जाए, अपना फ्यूल बचाने के लिए कुछ टैंकी वैंकी फुल करा लें, चाहे वो मोटर बाइक की हो, रक्शे की हो, गाड़ी की हो, किसी भी ट्रांसपोर्ट की हो, जो इस व्हीकल की हो जो वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जितनी देर की और जितनी लंबी ये लाइनें लगी होती हैं, क्या इसमें नहीं पेट्रोल नहीं सड़ता? इसमें भी तो पेट्रोल सड़ता है, लेकिन फिर भी लोग उसमें मैनेज कर रहे होते हैं, कभी गाड़ी बंद कर रहे होते हैं। तो आप देखिए, पता है क्या इससे क्या जाहिर होता है? इससे कितने की बचत हो जाएगी? चंद सौ की बचत हो जाएगी, लेकिन हालात इतने ख़राब हैं, लोगों के हालात इतने ख़राब हैं कि ये चंद सौ की बचत करने के लिए लोग इस लंबी खारी को काटने के लिए तैयार हैं कि उन्हें कुछ तो पैसे बच जाएं, यानी कुछ भी बचाने के लिए। और ऑब्वियसली हालात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि महंगाई इतनी कुछ शदीद किस्म की है, इतनी कुछ डेस्परेट महंगाई हो चुकी है कि पीपल विल डू एनीथिंग। ये जो हम आपको शॉर्ट्स दिखा रहे हैं ना, ये ऑल अक्रॉस, सिर्फ कराची की शॉर्ट्स नहीं है। इससे पहले जहाँ रश पड़ा हुआ था, ये फैसलाबाद आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले हमने मुल्तान आपको दिखाया है। मोटर बाइक्स तो मतलब दे वर जस्ट ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन गाड़ियां भी भरी हुई थी और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी भरी हुई थी। तो ये जो पेट्रोल की प्राइसेस है ना, दे आर पिंचिंग लाइक ऑल अक्रॉस हर किसी को। और आप कहेंगे क्यों हैं? क्योंकि इस वक्त आलमी मार्केट में, दुनिया में तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई हैं। बुलंद तरीन, जितनी कीमतें जंग के दौरान नहीं बढ़ी थीं, अब जो सीज़ फायर की सूरत हाल है उस दौरान ये कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि इससे पहले नहीं बढ़ी थीं, क्योंकि बेयकीनी है, दुनिया में बेयकीनी है। फिर साथ ही ये भी ज़रा बता रहे हैं कि अमेरिका कुछ नए हमलों की तैयारी कर रहा है, बातचीत का कुछ पता नहीं है, कहाँ पहुँची है कहाँ नहीं पहुँची है। सो देयर इज़ सो मच अनसर्टेनिटी कि उससे सारी चीज़ें मुतासर हो रही हैं, एंड सो आर द पेट्रोल प्राइसेस। और उसकी वजह से उसका अफेक्ट हम पे भी आ रहा है, और हम पे से मुराद है कि आम आदमी पहले ही जो परेशान था, और हुमा ये परेशानी यहाँ रुकती नहीं है। ये परेशानी एक आप ख्वारी काट के आ रहे हैं, पेट्रोल के चक्कर में आप जलील हो रहे थे, लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे। जब आप घर आए हैं तो आपको घर में ये पता लगा है कि गैस तो आ नहीं रही है। अब चूंकि गैस नहीं आ रही है तो आप रोटी भी नहीं खा सकते। लाहौर देख रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, ये जब ये सारे रश पड़े हुए थे ना, ये पेट्रोल के इर्द गिर्द, पेट्रोल स्टेशन के इर्द गिर्द, उसके बाद जो लोग जिन्होंने नहीं भी डलवाना था पेट्रोल, मतलब वो भी जो रश में ख्वार हुए हैं। कल तो पागल खाना हुआ था हर जगह। एंड अब्दुल्ला, यू राइटली पॉइंटेड आउट कि उसके बाद आप घर आएँ तो ना आपकी गैस तो आ नहीं रही घर में, तो रोटी भी आपको कहीं बाहर जाके लेनी पड़ेगी। टाइमिंग्स गैस के, मतलब किसी को समझ नहीं आती कि कब आ रही है कब नहीं आ रही। इट इज़ अ वेरी डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स एट द मोमेंट। ऑल्दो हमारा काम है कि आप लोगों को हम ज़्यादा डिप्रेस नहीं होने देंगे, लेकिन हमारा ये भी काम है कि फैक्चुअली जो हो रहा है वो उससे आगाज जरूर करें। और कराची में पानी का एक अलग बहरान आजकल आया हुआ है, उसमें तो हमारा अपना एक शहरी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। सो यू नो देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, देयर आर सो मेनी वॉर्स। एक जंग, वो जंगें हैं जो दुनिया में चल रही हैं, एंड देन देयर आर सो मेनी वॉर्स व्हिच पीपल आर फाइटिंग इन देयर डेली लाइव्स एंड फाइटिंग विद इन एज वेल। अच्छा जी, अब ओके, थोड़ा सा हमने कहा आपको और विजुअल्स वगैरह दिखा दें। हर शहर से ऑल अक्रॉस हमने आपको दिखाया, हैदराबाद एंड मुल्तान, कराची, ये कराची है बाय द वे, आई रिकग्नाइज दिस, मतलब लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यू नेम इट, ओके दिस इज़ इस्लामाबाद। हर जगह वो डेस्परेशन जो है, इट्स द सेम। दिस इज़ पेशावर। अच्छा, ओके, टू मच हो गया है, छोड़ दें। ये सब कुछ तो आपको समझ आई गई होगी, इनमें शायद आपको दिस इज आवर लाइफ, एंड अल्लाह करे कि दुनिया में ये अनसर्टेनिटी, बेयकीनी की सूरत हाल खत्म हो। और आपको पता है ना कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी बहुत इस तरफ इशारा क्या दिया, उन्होंने इम्प्लोर किया ईरान को और यूएस को कि प्लीज अपने समझौते आप कर ले, वरना जो दुनिया एक रिसेशन से गुजर रही है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। एंड टू थिंक कि इसका कोई, या तो पता होना कि ये 4 दिन की और बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अभी कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो
somebody has to have some sense, और दोनों मुल्क जो हैं वो they are not backing off at all. हाँ, और तो कहीं पीछे जाने को वो तैयार नहीं है। सर्टनली। और फिर ये भी बयानात हैं कि भाई अभी तो पेट्रोल की प्राइस ये है, अभी तो $140 तक जा सकती है, और अमेरिका को सोचना चाहिए, अमेरिका को भी सोचना चाहिए, ईरानी क़यादत को भी सोचना चाहिए, सभी को सोचना चाहिए, अपने शहरियों के लिए भी, अपने अमेरिका को पॉलिटिकल गेंस के लिए भी। मिड टर्म इंतखाबात उनके सर पे हैं, लोग वहाँ भी तंग आना शुरू हो गए हैं, और फिर दुनिया के लिए भी। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे और इस बारे में सर्टनली हम और बात करेंगे, और पर्टिकुलरली थोड़ा सा चलें, हमने ये बात शुरू कर ही दी है कि दोनों ममालिक को सोचना चाहिए और आगे क्या होगा। तो ये भी बता दें आपको कि अमेरिका और ईरान के मामले में हमारे पास अभी कोई अपडेट नहीं है। बैकडोर डिप्लोमेसी ज़रूर चल रही है, दुनिया इसके मुस्बत असरात देखने की मुंतज़िर है, लेकिन क्या कीजिए कि ये इंतज़ार भी खासा तकलीफ दे है, और जो भी यकीनी उससे पैदा हो रही है उसके असरात पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तकलीफ दे तो चलो होना ही था, लेकिन ये जितना लंबा होता चला जा रहा है ना, मतलब तवील किस्म का ये चल रहा है, और इसकी वजह है अमेरिका और ईरान का गैर लचकदार रवैया। बेसिकली ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी आप कह दें, वो अटल हैं अपने स्टांस पे। तारीख जो है वो यही बताती है कि बिलाखिर फैसले मुज़ाकरात की मेज़ पर ही होते हैं, मगर यहाँ अभी तक तो ऐसा माहौल, मतलब बीच में थोड़ा सा बना था, उसके बाद अब जो बना था ना वो भी लगता है कि वो ऑफ हो गया है, और नज़र भी नहीं आ रहा कि आइंदा क्या होगा। कशीदगी की तरफ मज़ीद लगता है कि जा रहे हैं, मतलब क्योंकि रोज़ आपको पता है कि जो स्टेटमेंट्स US से आती हैं वो तो अपनी तैयारी पकड़ के बैठे हुए हैं कि अब तो हम वो करेंगे जो किसी ने नहीं पहले देखा होगा, और अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा हमलों की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर शदीद और ताबड़तोड़ हमलों की नई लहर का मंसूबा बना लिया है, और इन हमलों का मकसद मुज़ाकरात में जो ये पॉज आया हुआ है इसको ख़त्म करना है, और जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना है। एक और मंसूबा आपने हुर्मुज़ के ठीक हो जाएगा। एक और मंसूबा है आपने हुर्मुज़ के पार्शियल कंट्रोल का, कि एक हिस्से पे इस पे कब्जा कर लें ताकि ऐसे बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने आपने हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर किया, वो आपको बताया, आपने हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप भी कह रहे हैं। ईरानी सदर ने जवाब दिया कि बहरी नाकाबंदी की किसी भी कोशिश का मुकद्दर नाकामी होगा। ईरान ने कल वाज़े कर दिया है कि एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। सो ये भी बात क्लियर हो गई है, जहां हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ एक अहम जुज़्व होने की बात करते थे कि इस पे डिस्कशन होगी, इस पे एग्रीमेंट होना बाकी है, वहाँ ये बयान भी आया। वैसे ये एक शायद कॉमन मैन की एक सेंस हम बता रहे हैं, लेकिन तकलीफ मुझे बहुत होती है जिस तरह ये इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके पास है, या दुनिया में कितनों के पास है, हमारे पास भी है, तो फिर वाई नॉट देन? मतलब ये सवाल तो बन सकता है ना कि आप कौन होते हैं कहने वाले कि जी तुम नहीं कर सकते। इजराइल देखें, जो लेफ्ट राइट एंड सेंटर इधर उधर तबाही मचाई हुई है उसने खित्ते में, उसके पास तो है। इतनी इम्प्यूनिटी तो किसी दुनिया के किसी मुल्क को नहीं मिली जिसने इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाई हैं जिस तरह इजराइल को आप दे रहे हैं। देन व्हाई नॉट ईरान? मतलब ईरान शुड ऑल्सो हैव इट। एंड आई एम सॉरी, वन मोर थिंग, ये जो ह्यूब्रिस ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप है, जहां वो अपने पासपोर्ट पे भी अपनी तस्वीर अब लगाने का सोच रहे हैं, जहां आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप कहने की कोशिश करें, दिस ऑल स्टार्टेड फ्रॉम हिज ह्यूब्रिस, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा ऐसा मार्क हो एक दुनिया में कि मेरा ही नाम रहे, वरना ये वॉर इन इट सेल्फ एक इलीगल वॉर है। क्यों भाई, क्या कर रहा था ईरान तुम्हें कि तुमने हमले कर दिए? So this is all उनकी अपनी बनाई हुई तबीयत, उनकी पर्सनालिटी को समझना अब तो जाहिर है इतना मुश्किल नहीं है। इट्स वेरी एविडेंट कि उन्हें पसंद हैं, अपना आप बहुत पसंद है और अपनी तारीफ बहुत पसंद है। सो ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने ऐलान किया है कि एटमी प्रोग्राम का वैसे ही दिफा करेंगे जैसी अपनी ज़मीन, अपने पानियों, अपनी सरहदों का दिफा करते हैं। चंद दिनों से ऐसी इत्तलात आ रही थी कि ईरान की नई जो सूरत हाल है वो भी सामने आ सकती है। प्रपोजल जो है जो उन्होंने तय किया है कि जी इस पे आगे पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन अभी उसमें कोई अपडेट नहीं मिल सकी है। और ज़राए ने तस्दीक की है कि रूस के सदर प्यूटिन की अमरीकी सदर से टेलीफोन पर बातचीत हुई है हाल ही में। इसमें भी सूरत हाल पर गौर ख़ौस किया गया है, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रूस का दौरा किया है, इसलिए टेलीफोनिक गुफ्तगू को अमरीका बैकडोर डिप्लोमेसी के ही तनाजुर में देख रहा है। और क्रेमलिन का कहना है कि रूसी सदर ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर अमरीका और इजराइल की जानिब से दोबारा फौजी कार्रवाई की गई तो उसके न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे
पूरे खित्ते और आलमी बरादरी पर संगीन असरात जो हैं वो हो सकते हैं, जो कि टू बी ऑनेस्ट वो ऑलरेडी हो रहे हैं। तो अब आप सोच ही लें कि आगे मजीद क्या होगा। बात कर लेते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। डॉक्टर मलिहा लोधी, हम भी यहाँ पे यही कर रहे होते हैं ना, एक सिरा इधर से पकड़ा, एक सिरा इधर से पकड़ा, उसको कुछ तस्वीर बनाने की कोशिश की, ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट, लेकिन अभी कुछ क्लैरिटी तो है नहीं। डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सफारतकार हैं। डॉक्टर साहबा गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, अमेरिका और ईरान बहुत कोशिशों के बावजूद अब तक बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हुए। दोबारा एक दफ़ा तो हो चुका है, एक राउंड इस्लामाबाद में पैगाम रसानी के ज़रिए अब यही बताया जा रहा है कि कुछ मामलात हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ साथ दोनों की जानिब से सख्त बयानात का सिलसिला भी एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। क्या समझें हम, क्या ईरान और अमेरिका मुआहदे के करीब आ रहे हैं या मज़ीद दूर होते जा रहे हैं? मैं नहीं समझती कि कोई मुआहदे के करीब आ रहे हैं दोनों मुल्क, बल्कि जब से पहला राउंड ख़त्म हुआ वो पिछले महीने, जो कि बराह रास्त हुआ, तो उसके बाद से तो जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक स्टेलमेट, एक डेडलॉक रहा, और वो अभी तक वो डेडलॉक जो है वो ब्रेक नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान इस कोशिश में है और पिछले चंद हफ्तों से जो पैगामात हैं एक दूसरे के यानी कि कैपिटल्स को पहुंचाता रहा है, और अभी भी पाकिस्तान एक्टिव है, बिल्कुल ज़ाहिर है पाकिस्तान चाहता है कि ये जंग जल्दी ख़त्म हो। वैसे तो दोनों ममालिक जो हैं, दोनों मुल्क जो हैं, अमेरिका और ईरान, उनके कॉमन मुफाद में है कि ये जंग जल्दी ख़त्म हो, इसलिए कि दोनों पे मुआशी दबाव बढ़ता जा रहा है, और ज़ाहिर है दोनों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं अगर ये जंग तवील हो और वो और ही प्रोट्रैक्टेड एक कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन इसके बावजूद दोनों ने जो पोजीशंस इख्तियार की हैं वो बहुत ही फार अपार्ट हैं, और लगता यही है कि उनके जो पोस्चर्स हैं वो भी सख्त हुए हैं, हार्डन हुए हैं। अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहना कि जी वो ब्लॉकेड जो है जो उन्होंने किया है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, उसको जारी रखेंगे, बल्कि हाल ही में सदर ट्रंप का फिर एक और बयान आया कि जी वो उसको जारी रखने के लिए फर्म है। तो उसकी वजह से ईरान भी ज़ाहिर है उन्होंने भी एक सख्त रवैया इख्तियार किया, और उन्होंने यही कहा है कि जब तक ये ब्लॉकेड ख़त्म नहीं होगा, जो कि एक वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, तब तक वो किसी किस्म की बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, चलें ये सब कुछ भी समझ आ गई। अब ये बताएं कि वैसे तो ऑब्वियसली इट्स नॉट रियली कंफर्म, लेकिन कुछ इतलात हैं कि दोनों जानिब से जो बहुत बड़ी शराइत हैं वो क्या हैं। अब अमेरिका जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा चाहता है, नो बिग न्यूज़ देयर ऑब्वियसली हमेशा से, और ईरान जो है वो गल्फ से अमेरिका का मुकम्मल इनखला चाहता है। तो आपकी नज़र में ये दोनों शराइत जो हैं ये दोनों को काबिल कबूल होंगी? देखिए सारी जो शराइत कह लीजिए या डिमांड्स कह लें, वो सारी फिर मुज़ाकरात के ज़रिए ही उन पे कोई ना कोई सलूशन निकलता है और रिज़ॉल्व होती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अमेरिका की तरफ से जो कोर डिमांड है, जो सबसे अहम है, वो ये है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए मुस्तकबिल में, और एश्योरेंसेस दे, और अपना जो उनका इनरिच यूरेनियम है जो उनके पास है कोई 400 किलोग्राम के लगभग, उसको वो मुल्क से बाहर भेज दें। अब ये तो ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं है। ईरान तैयार है एश्योरेंस देने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए कि वो जौहरी प्रोग्राम जो है उसको परस्यू नहीं करेंगे, लेकिन ये HEU जिसको हाईली इनरिच यूरेनियम कहते हैं, इसको मुल्क से बाहर भेजना तो वो एक्सेप्टेबल उनके लिए नहीं, मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि वो उसको डाउन ब्लेंड करने को तैयार है, जिसका मतलब ये है कि उसको वेपन ग्रेड से कम में वो लेवल पे लाने को तैयार है। और IAEA जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसकी सुपरविजन के तहत फिर वो अमेरिका और बैन अवी कम्युनिटी जो है उसको वेरीफाई कर सकती है। जहाँ तक ईरान का तल्लुक़ है, देखें सबसे अहम चीज़ जो ईरान चाहता है इस वक्त वो ये है कि उनको एक कमिटमेंट मिले कि आइंदा से ना अमेरिका उन पे हमला करेगा ना इज़राइल। उनको सैंक्शंस चाहते हैं कि सैंक्शंस लिफ्ट हों, ख़त्म हों, और वो ये भी चाहते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसका जो फ्यूचर है उसमें ईरान का
रोल हो। उन्होंने बल्कि ओमान को भी शामिल करने की कोशिश की है, जो मैं समझती हूँ कि ओमान शायद राज़ी है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है जो डिसएग्रीमेंट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे भी है, लेकिन ज़ाहिर है न्यूक्लियर इशू जो है वो प्रिंसिपल कॉज है ऑफ द डिप्लोमेटिक स्टेलमेट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इस जंग से ना सिर्फ हमारा ख़ित्ता बल्कि पूरी दुनिया ही सख्त मुतासर हो रही है। सबका गैस तेल बंद हुआ पड़ा है, एक आलमी माशी बहरान है। इसके बावजूद ताकतवर ममालिक की अक्सरियत ने मतलब बयानात तो दिए हैं, कुछ मुबहिम सी कोशिश भी की है, मुआवनत करने की कोशिश की है, लेकिन ज़रा दूर दूर ही रहे हैं और यही मुनासिब समझा। अब पाकिस्तान जिस तरह फोरफ्रंट पे आया, जिस तरह इस मामले को हल कराने की कोशिश की, हमें और एफर्ट दीगर ममालिक की तरफ से नहीं नज़र आई। क्या बनेगा अब इस मामले का? क्या रवैया ठीक है दीगर ममालिक का? मेरा नहीं ख्याल कोई दूर रहा है इससे। मेरा ख्याल है दबाव है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कि ये जंग जल्दी ख़त्म हो, लेकिन सब ने इस बात को तस्लीम की कि पाकिस्तान इस वक्त मीडिएटर है और वो सोल मीडिएटर है। इसमें 20 मुल्क तो नहीं मीडिएटर बन सकते ना, उसमें तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक से ज़्यादा तो मीडिएशन मुश्किल होती है, लेकिन बाकी मुल्कों की हिमायत है, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं। सो इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल इंगेज्ड है, लेकिन मीडिएशन का जो रोल है वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के पास हिमायत है अरब मुल्कों की भी और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी, चीन की भी और मैं समझती हूँ रूस की भी। तो बात अब ये हमने देखनी है कि आया मीडिएशन के ज़रिए क्या दोनों मुल्क जो हैं, जो दोनों फरीक हैं, क्या वो इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं कि वो अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको कम करें, नैरो करें और फिर बराह रास्त बातचीत जो कि मुलतवी हुई थी, जो इस वक्त बिल्कुल ही सस्पेंडेड है, वो फिर से दोबारा शुरू हो ताकि जंग की तरफ ना जाएं। बिकॉज इस वक्त जो सूरत हाल है वो ना वॉर है ना पीस है, ना जंग है और ना ही अमन है, और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। इसलिए कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट तवील होता है तो वो तो फिर बहुत गड़बड़ हो सकती है और इट विल बी डेवस्टेटिंग। उसके जो मुआशी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ही सिवियर होंगे, मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया के लिए। इसी का तो डर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलीहा लोधी साहिबा फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाट वी सी एक्चुअली, कि यही हो रहा है। और हम अफसरों से बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई ना कोई हमें उम्मीद की किरण नज़र आए, कोई ऐसा कोई लूप होल हो जिससे लगे कि चीज़ें जो हैं दे माइट गेट बेटर, बट ऑनेस्टली इस वक्त लाइट एट द एंड ऑफ द टनल अभी हम देख नहीं रहे हैं। हम नहीं देख रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मगर जाहिर है हमें पूरी उम्मीद ही रहना है, क्योंकि कब तक, ये भी एक सवाल आता है ना कि कब तक इस तरह दुनिया का निज़ाम चल सकता है। इस तरह दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। लेकिन इसी तरह ही ना चलता रहे ना। हाँ, अभी हम आगे बढ़ेंगे, मारका हक और बुनियाद मरसूस की बात करेंगे। 1 साल इसको मुकम्मल होने को आया है, इसके बाद भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुन रहा है। एक सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत भारतीय प्रॉक्सीज पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल सरगर्म हैं। खासतौर पर अफगानिस्तान में मौजूद कलादम TTP, BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। और तो और ख़ुद अफगान तालिबान रजीम भी पाकिस्तान की जो दुश्मन क़ुव्वतें हैं इनकी सहूलत कार बनी हुई है। और यही वजह है कि अफगान तालिबान जनूबी वज़ीरिस्तान में आए रोज़ सिविलियन आबादी को निशाना बनाते रहे हैं। खास तौर पे मतलब सिविलियंस को निशाना बनाना, या तो फिर वैसे तो नथिंग जस्टिफाइज व्हाट यू डू, लेकिन सिविलियंस को ही टारगेट करना, मतलब व्हाट इज़ योर प्लान? आप ये क्यों कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? एक पैनिक बेसिकली मचाने की कोशिश जो है वो इंडिया ज़रूर कर रहा है थ्रू इट्स प्रॉक्सीज। ज़रा समझने की कोशिश करेंगे एंड हाउ फार दे कैन गो विद इट। डॉक्टर कमर चीमा माहिर दिफाई अमूर इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अफगान तालिबान की जानिब से जो पाकिस्तानी सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, ये बता रहा है कि इंडिया अपने स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के ज़रिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की पूरी कोशिश जो है ना वो कर रहा है। और इनफैक्ट ये कोशिशें जो हैं वो तेज़ कर दी हैं। आपको भी ऐसा ही नज़र आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको पता है क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान की ग्लोबल स्टेज पे क्या रेलेवेंस है, और इस चीज़ को जारी बात है इंडियंस भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे इंगेज रखा जाए। तो असल तो ऑप्टिक्स यहाँ पे पाकिस्तान की ऑप्टिक्स ख़राब करना मसला है। तो अभी ये जो अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तानी सिविलियंस के ऊपर हमले हुए हैं,
मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली ये बताना है कि पाकिस्तान अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता, कमज़ोर है, और दूसरा अफ़गान तालिबान को मोटिवेट करना है कि आप पाकिस्तान से लड़ें, आप जंग में जाएं, आप प्रोवोक करने के मुतरादिफ है। और ज़ाहिर बात है, हो सकता है कि कुछ ऐसे जो धड़े होते हैं अब वो एग्री ना कर रहे हों, कुछ एग्री कर रहे हों। तो मुझे लगता है कि ये जो पोजीशन हम देख रहे हैं कि इंडिया के जो लीडरशिप है वो समझती है कि पाकिस्तान की अगर ग्लोबल आउटलुक बेहतर हो गई तो ये तो उनकी जो सारी की सारी प्लानिंग है वो नाकाम होगी। पाकिस्तान की ग्लोबल आउटलुक तो ये है कि हमें इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतें ये समझती हैं कि ये अमन करवा रहे हैं, दुनिया हमें हमारी एफर्ट्स को शुक्रिया अदा कर रही है। इस वक्त आपको जो है वो अगर तालिबान इंगेज कर लें और उनकी साइड से पाकिस्तान के सिविलियंस पे हमले हों तो इसका जारी बात है मतलब हमें समझ आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में इन लोगों को समझ होनी चाहिए कि ये वही सिविलियंस हैं जिन्होंने आपको 40-50 साल होस्ट किया, आपको अपने घरों में जगह दी, आपको पनाह दी, आपको रखा यहाँ पे, आपको भाई बने। आज इन सिविलियंस पे हमले कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये स्पॉयलर्स हैं वहाँ पे बैठे हुए जो ये चीज़ें कर रहे हैं। और पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी अपने का दिफा करना आता है और पाकिस्तान की जो अवाम है उनको भी पता है कि अपना दिफा कैसे करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ओवरऑल आउटलुक ख़राब करने की भारतीय कोशिश है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब मार्का हक और बुनियान मरसूस में दुनिया ने दो चीज़ें देखी हैं। पहली ये कि हम पहल नहीं करते, दूसरा ये कि कोई पहल करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब ये सब देखने के बाद उसूलन तो भारत को समझ जाना चाहिए बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात और एक नॉर्मल नेबर, फ्रेंडली नहीं तो एक नॉर्मल नेबर की तरह आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उनकी सरिश्त में शामिल नहीं है। बात अमन की होनी चाहिए लेकिन बात होती है धमकियों की उनकी तरफ से। उन्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? देखिए सारी बात है, इंडिया ये समझता है कि उनके लिए उनकी अपनी जो डोमेस्टिक इलेक्टोरल रेलेवेंस के लिए ये ऑप्टिक्स बड़ी ज़रूरी हैं। वो सारा टाइम धमकियों में रहते हैं। दुनिया को देखें, 2-3 उनके मसले हैं। पाकिस्तान मुसलमान कंट्री है, उनके लिए मसला है। भारत के अंदर मुसलमान है, उनके लिए मसला है। बांग्लादेश के अंदर मुसलमान है, उनके लिए मसला है। बाकी दुनिया के मुसलमानों के साथ तो ठीक रहते हैं, लेकिन क्योंकि इन 3 मुसलमान को अगर आप टारगेट करते हैं और पाकिस्तान को अगर आप खास तौर पे टारगेट करते हैं तो ये जो रूलिंग पार्टी है उसकी इलेक्टोरल रेलेवेंस जो है वो बढ़ाती है और वो स्ट्रांग होते हैं। उनको इससे ये उनका समझ लें, उनका एक वोट विनिंग क्लॉज है कि जी पाकिस्तान को हम धमकियां दे रहे हैं। आप रूटीन में वो ठीक अपना काम कर रहे होते हैं, जैसे इलेक्शन आते हैं, स्टेट लेवल के इलेक्शन आए तो वो ऐसी बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भारत के अंदर भी अब लोगों को पता चल चुका है कि रूलिंग पार्टी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता चल चुका है। और ख़ास तौर पे ये जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग हुआ था उस पर तो बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चल गया है कि ये एफर्ट सिर्फ ग्लोबल लेवल पे अटेंशन लेने की है। और मेरा ख्याल है उसमें वो एक्सपोज हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अपना जो पैटर्न है वो नहीं बदला और अब दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान भारत के लिए एक डोमेस्टिक इशू है, ताकि अपनी सियासी जो बर्तरी है वो उसको साबित करना चाहते हैं अपने लोगों के सामने। और वो पुराना गुस्सा भी निकालते हैं कि जी पाकिस्तान मजबूत कैसे है, ये एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री कैसे है, इसने हमारे जहाज़ कैसे गिराए। तो वो सारी चीज़ें उनको समझ आती है, तो फिर ये वॉर मॉन्गरिंग और ये नैरेटिव बनाना उनके लिए ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे ये जो प्रेजेंट हुकूमत है उसके लिए तो लगता है कि ये उनका एक यूएसपी है और उनकी एग्जिस्टेंस का एक ज़रिया है कि हम रेलेवेंट ही तब रहेंगे अगर हम ये करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, माहिर दिफाई अमूर हमारे साथ थे, ट्राइंग टू मेक सेंस। अच्छा, ये भी बाय द वे पाकिस्तान इंडिया की भी वही सिचुएशन है जो कि लिटरली मुज़ाकरात के थ्रू ही हल होगी। जंगें भी करके देख ली, कुछ नहीं होना, लेकिन मुज़ाकरात होते हुए कैन यू इवन इमेजिन कि इसके सारे एक मेज पे आके बैठे। उनका अपना सर्वाइवल, उनके जो वो हिंदुत्व सोच है उस वो इसी पे डिपेंडेंट है कि बस पाकिस्तान और मुसलमानों से नफरत, दिस इज व्हाट दे सेड। लेकिन वही वाली बात है कि स्पेशली जो इर्द गिर्द उनके मुसलमान हैं, वरना दुनिया के बाकी मुसलमानों के साथ इनकी बनती है। गल्फ के साथ देख लें, जो उनके अपने आए और अपने नेबर्स में। हमने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया था आज आलमी यौम मज़दूर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। मेहनत कश तंजीमें मज़दूरों के हकूक़ के लिए जलसे जुलूस, रैलियाँ, सेमिनार्स, ये आपको पता है, मैं कहता हूँ ये रवायती चीज़ें होती हैं जो इन दिनों होती हैं, लेकिन ये अहम भी हैं क्योंकि अगर इन दिनों में भी ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर कब होंगी?
और मकसद ये होता है इन सारी मतलब सेमिनार्स होते हैं, वॉक्स होती हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है वैसे तो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी बहुत कुछ, और मकसद ये होता है कि मुल्क की तामीर और तरक्की में मज़दूर की अहमियत और किरदार को उजागर किया जाए और बाकी मज़दूरों को भी ये पता हो कि उनके क्या राइट्स हैं और क्या नहीं है। बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स जो हमारा खित्ता है ना उसमें बताया भी नहीं जाता, उनको मज़दूरों को खुद नहीं पता होता कि व्हाट दे शुड एंड दे मस्ट आस्क फॉर, क्योंकि उनको मिल नहीं रहा होता। तो इस पे हाँ। और जाहिर है कि जहां हम ये बात कर रहे हैं कि मज़दूरों को आगाही हो कि उनके क्या हकूक़ हैं उन्हें पता हो, वहाँ हमारे यहाँ क्या ऐसा निज़ाम मौजूद है जहाँ ये हक हम देते हैं कि वो बात भी कर सकें? ये कुछ सवाल हैं और ये हम पूछेंगे नासिर मंसूर साहब से, सेक्रेटरी जनरल हैं ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान। नासिर साहब गुड मॉर्निंग। नासिर साहब, बहुत सालों से हम आपकी और हमारी मुलाकात होती है और इसी दिन आप आते हैं। हम जानना चाहते हैं कि अब पिछले अगर 10 साल में ही आप कंपेयर कर लें पाकिस्तान में तो कोई फ़र्क पड़ा है? बिकॉज हमें वी डू रियलाइज़ कि यहाँ आई मीन फेयरनेस और इक्वालिटी दुनिया में कहीं भी नहीं है और मोर सो हमारे रीजन में तो बिल्कुल ही नहीं है। कुछ बेहतरी आई है? मतलब एक ही उसमें कहा, सिर्फ एक लफ्ज़ में कहूँगा तो नहीं, मतलब ज़्यादा वर्स हुए, कंडीशन ज़्यादा वर्कर्स। क्या वर्स हुआ? वर्स ये है कि वेजेस उस तरीके से नहीं बढ़ी जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन जिस तरह हो रही है, जिस तरीके से बढ़ा है, और खुसूसी तौर पे जो इन्फ्लेशन की जो चीज़ें वर्कर्स को, आम लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं। मतलब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, खाने की चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके साथ साथ बिजली है, ट्रांसपोर्ट है, गैस है, तालीम है, सेहत है, इन सारी चीज़ों में इजाफा हुआ है जो डायरेक्टली आम वर्कर और आवाम इस्तेमाल करते हैं। और वेजेस उस हिसाब से बढ़ी नहीं है। वेजेस अपनी जगह पे स्टेगनेंट है। इवन है कि गवर्नमेंट जो वेजेस अनाउंस करती है वो 90% फैक्ट्री कारखानों और कारगाहों में वर्कर्स को नहीं मिलते, तो वो तो वहीं पे खड़े हुए हैं और वो इंक्रीज़ हो गया, उसके नतीजे में उनकी जेब से ज़्यादा पैसा बाहर निकल रहा है। तो वो गुर्बत, इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में गुर्बत में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। कहते हैं अब हर दूसरा शख्स जो है गुर्बत की लकीर से नीचे पाकिस्तान में वक्त गुजार रहा है। ये इस खित्ते में अफ़गानिस्तान के बाद सबसे जो है। तो ये अगर यही बात है और जो कि ऑब्वियसली नज़र भी आ रहा है, लेकिन पूछना हम आपसे चाहते हैं, मतलब इसको निज़ाम को ठीक करने के लिए बातचीत तो एक तरफ, ये तो पूरा एक रेवोल्यूशन चाहिए। बिकॉज ये देखिए वो एक किसी ने कहा ना, व्हेन इनजस्टिस बिकम लॉ रेजिस्टेंस बिकम अ ड्यूटी, कि जब कानूनियत कानून बन जाए तो फिर रेजिस्टेंस होता है। देखिए लॉज मौजूद हैं, अच्छे लॉज हैं, उसमें मिनिमम वेज है, सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन है, ग्रेजुएटी है, 5% जो है वो है, उसका पार्टिसिपेशन फंड है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस तरह के बहुत सारे राइट्स वर्कर्स को, हाउसिंग की स्कीम है, फिर ये एजुकेशन जो कि होने चाहिए, वो होने चाहिए, हैं, लॉ में हैं जी, और ऑब्लिगेटरी है, और रियासत के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। ये गवर्नमेंट नहीं, रियासत की जिम्मेदारी है। वो उससे सारी रियासत जो है आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करती जा रही है। तो उसके नतीजे में ये है कि लोगों को मिल नहीं रहा, कानूनन मौजूद है। तो इसमें मैं लोग क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब अगर कुछ करना चाहें? देखिए ये जिस तो वो क्या कर सकते हैं? ये मसला ये है कि ये 30 से 50 साल पुराने लॉज हैं, और ये जितने लॉज हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ लेबर लॉ दुनिया में सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं, इसलिए कि इसमें मालिकान बैठते हैं, वर्कर्स के नुमाइंदे बैठते हैं और गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठते हैं। जब तीनों उस पर कंसेंट होता है, राजी होते हैं, तब वो लॉ बनता है। तो जब ये लॉ बन जाता है, जिसका मतलब एम्प्लॉयर जो है उसको एग्री करते हैं। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। इदारे अगर ये ठीक हो जाएं, इदारे ये देना शुरू कर दें, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से अगर ठीक हो सकती हैं। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो उसका कोई इदारा भी होना चाहिए, है ना? या है लेबर डिपार्टमेंट, लेबर मतलब रिडेंडेंट है। लेबर डिपार्टमेंट का क्या काम है? कुछ भी नहीं है। अगर कोई मजदूर जाके, अगर कोई वर्कर जाके वहाँ शिकायत अपनी दर्ज कराए कि ये मेरे हुकूक हैं जो कानून ने मुझे दिए हैं, आईने पाकिस्तान ने दिए हैं, और मैं नहीं इन्हें हासिल कर पा रहा, तो वो क्या कर सकता है? मतलब पूरी जिंदगियां लोगों की गुजर 25 साल गुजर जाते हैं लेबर कोर्ट और लेबर डिपार्टमेंट में जाने के। एक NIRC इदारा है, अब पिछले 1 साल से उसका चेयरमैन ही नहीं है, मेंबरान ही नहीं है, जहाँ पे वर्कर्स के जाके केस जो है फेडरल लेवल के ऊपर लड़े जाते हैं। मतलब ये सूरत हाल है। तो ये जो डेकेडेंस है। अच्छा, अब हमने इतने रेटिफाई किए हुए हैं लॉज ILO के, मतलब इंटरनेशनल 36 इंटरनेशनल, देयर यू गो 36, और अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो कोई पकड़ तो कहीं से तो होनी चाहिए। और आई अंडरस्टैंड कि वो 25 साल केस चलते रहते हैं, NIRC का कोई चेयरमैन ही नहीं है, चेयरमैन ही नहीं है। वो शौकत सिद्दीकी साहब ने जब से रिजाइन किया उसके बाद है ही नहीं। देखिए मसला ये है कि ये मोस्ट पावरफुल और मोस्ट वल्नरेबल
सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके दरमियान एक तजाद है। देखिए सरमायादार तो नहीं जाएगा अब ये कि सरमायादार के साथ पुलिस भी है, अदलिया भी है, बड़े वकील भी उसके साथ हैं, ताकत तो उसी के पास है। आउटलेट है जहाँ से आवाज निकलनी चाहिए वो उनके कंट्रोल में है, तो किस तरीके से वर्कर्स की और उसकी बात जाए? ये जिम्मेदारी तो हुकूमत वक्त की आपके है, बिल्कुल सरकार की है कि वो अपने अवाम, अपने शहरियों की हिफाजत के लिए कहीं कोई बैलेंस क्रिएट करे। ओवरऑल तो मैं कहता हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंट, मगर अगर सरकार की ये सीरियसनेस है कि एनआईआर से कोई चेयरमैन नहीं है, ये किसने, अदलिया ने लगाना है कि सरकार ने लगाना है? तो फिर क्या सीरियसनेस है? फिर नहीं, क्या इसलिए कि वो समझते हैं कि वर्कर्स की कोई हैसियत नहीं है ना, इसलिए कि वर्कर तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लेके जाएगा किसके खिलाफ? मालिकान के खिलाफ, सरमायादारों के खिलाफ। तो सरमायादार किन के रिप्रेजेंटेटिव है? पार्लियामेंट में कौन बैठा हुआ है? फ्यूडल्स हैं, सरमायादार बैठे हुए हैं। आप ये बताइए, कोई पार्टी कभी भी, आज से 10-20 साल पहले तो लोग बात करते थे, आज तो वर्कर्स का इशू एजेंडे पे ही नहीं है। 9 करोड़ वर्कफोर्स है पाकिस्तान में। और अच्छा, ये हमारी इनफॉर्मल जो सारी एम्प्लॉयमेंट है, इनफॉर्मल, वो फिगर जो हमें पता चलता है 70% ऑफ पाकिस्तानी वर्कर्स आर इन एन इनफॉर्मल अरेंजमेंट। तो 85 के फैक्ट्री कारखानों में तो एक्सप्लॉयटेशन तो फिर ऑब्वियसली रैम्पेंट होगी। फिर कॉन्ट्रैक्चुअल है और ये इलीगल है। और सलाउद्दीन पंवर साहब ने अपने एक फैसले में कहा है ये कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो है ये स्लेवरी है। तो पाकिस्तान के अंदर स्लेवरी पे बैन है, लेकिन वर्चुअली स्लेवरी एवरीवेयर, क्योंकि हर चीज तो कॉन्ट्रैक्ट ही है। अगर हम ये निकाल दें कि जी बिल्कुल ही लेबर जो है या पियॉन्स और इस तरह का जो पोस्ट होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे, यहाँ जो बड़े बड़े इदारे हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअली एम्प्लॉयज़ को रख रहे हैं। लॉ है, लॉ में ये है कि परमानेंट नेचर ऑफ जॉब्स के लिए परमानेंट नेचर ऑफ आपको एम्प्लॉयमेंट करना है, नॉट थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आप थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी लॉ में है ही नहीं। टेम्परेरी वर्क ये है कि आपके पास बिजली खराब हो गई, 1 दिन हुई है, आपकी दीवार गिर गई, आपने 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए बंदा हायर किया, उसने कर दिया। वरना आपको जो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब है उसके लिए आपने परमानेंट वर्कर को रखना ही रखना। अच्छा नासिर साहब, उसको सोशल सिक्योरिटी देनी, उसको पेंशन देनी। ये जो अब दुनिया के डायनामिक्स भी चेंज हो रहे हैं, दुनिया इज नॉट एनी मोर जस्ट फैक्ट्रीज एंड फैक्ट्री वर्कर्स। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, AI है, डिजिटाइजेशन है, डिजिटल इकोनॉमी है, ई-कॉमर्स की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा ट्वीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जिस अप्रेटिस पे काम करते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट है, डायनामिक है। देखिए मसला ये है कि दुनिया में जब जब नए मसाइल आते हैं तो उसके लिए नए कन्वेंशंस आते हैं, नए लॉज आते हैं। अब ये गिग इकोनॉमी जिसकी आप बात ऑनलाइन है और इस तरह का बहुत सारे, ये कोरोना के बाद बिल्कुल एक पूरी जो है क्वालिटेटिव चेंज आ गया। तो इसके लिए पूरी दुनिया के अंदर इस पे बात हो रही है। क्लाइमेट इशू है ये, इस पे बहुत बड़ी बात हो रही है कि ये जो शिफ्ट हो रहा है इसमें जो है अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जाती है, फॉसिल फ्यूल की इंडस्ट्री जाती है तो 7-8 करोड़ लोगों की जॉब्स जो है वो होंगी। तो इसकी ट्रांजिशन, जस्ट ट्रांजिशन की बात, तो बहुत सारे सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये इसको रेगुलराइज करना है। मसला सिर्फ फैक्ट्री और कारखानों का नहीं है, ये भी इनफॉर्मल, जो बिल्कुल इनफॉर्मल है, होम बेस्ड वर्क है, लोग घरों में बैठ के अब सारा काम करते हैं पूरी दुनिया के लिए। तो उसके लिए लॉ मेकिंग ये भी बता दें, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें एक अगर एम्प्लॉय है और जिसकी परमानेंट जॉब है, लेट्स सपोज, क्या क्या मिलना चाहिए उसमें? क्या प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, सोशल सिक्योरिटी, ओके ठीक है, पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, तो ये सारी चीजें उनको मिलनी चाहिए। और 5% जितना उस कंपनी का प्रॉफिट है साल का, वो 5% उनकी एम्प्लॉइज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये और बोनसेस अलग हैं। आस्क योर एम्प्लॉयर्स या इवन आस्क योर सेल्फ, क्योंकि कभी हमें तो ये नॉलेज भी नहीं कभी कभार होती ना कि हमें क्या, व्हाट ऑल शुड बी गिवन टू अस एज अ राइट, क्योंकि सारी मैं कह रहा हूँ नहीं भी मिल रहा ना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए और आप कह सकें कि भाई मैं आपके पास काम करता हूँ, आप इतने मुझे दे रहे हो, मेरे ये राइट्स हैं। क्योंकि अगर नॉलेज ही ना हो तो मजीद आगे उसकी क्या बात होगी? वीकली जो है उसका पेड हॉलीडे होनी चाहिए और साल की 36 उसकी जो है पेड जो छुट्टियां होनी चाहिए, उसमें सिक लीव है, कैजुअल लीव है और ये सारी चीजें शामिल हैं। पेड लीव वैसे कैश करा सकते हैं? बाज़ जगहों पे जहाँ यूनियनाइज हैं वहाँ पे वो फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, उसमें ही होता है। I mean, we are trying to get as much information as we can for you, Nasir Saab. Thank you. It's always an education जब नासिर साहब आते हैं और हमें चाहिए कि हम हमेशा on our own also try to find out and be fair at least. अगर हमारे आगे employees हैं तो उनके साथ if we are the employers,
तो हम ज़ाहिर है ये सब कुछ तो बेसिक चीज़ें तो कर सकते हैं, या मिनिमम वेज से ज़्यादा तो देने की कोशिश कर ही सकते हैं। अच्छा, अब हम कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जिससे हमें कोई पॉजिटिविटी नज़र आए, बिकॉज अभी तो हमने मतलब लेबर डे है और कितने के राइट्स वायलेशन हैं पूरी दुनिया में और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में तो है ही हैं, वो अभी हमने बात कर ही ली। अब ज़रा बेहतर बात ये करते हैं कि ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी मुल्क की मईशत के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। इस पर बहुत बात हो चुकी है। ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने की जानिब एक अहम कदम ख़वातीन के पास अपनी सवारी यानी मूवमेंट, अपनी ट्रांसपोर्ट की आज़ादी की सूरत में होता है। और आज हम बड़े शहरों में देखते हैं कि ख़वातीन के पास बाइक्स जो हैं, मोटर बाइक्स हैं, और वो स्कूटर चला रही हैं, और ये सब ऑलमोस्ट मतलब आम हो गया। अब आप एकदम से शौक में भी नहीं होते 10 जब साल आप, पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये बड़ी मेहनत लगी है ये होने में, यहाँ तक पहुँचने में। इसमें हम सब का बड़ा किरदार है, इसमें मीडिया का किरदार है, इसमें मतलब जिन लोगों ने बैरियर्स तोड़े हैं सबसे ज़्यादा किरदार तो उनका है। इस वक्त बात करें तो पंजाब हुकूमत और सलमान सूफी फाउंडेशन के वुमेन ऑन व्हील्स प्रोग्राम की, जिसको हम बहुत अरसे से कवर करते रहे हैं, जिसके 10 साल एक्चुअली कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसमें जी उन्होंने फ्री सवारियां भी दी और ख़वातीन को, बच्चियों को, लड़कियों को सिखाया भी कि इसको किस तरह राइड करना। यू नो, इट्स ऑल अबाउट गिविंग कॉन्फिडेंस। समाजी कारकुन हैं, बहुत शुक्रिया सलमान साहब। पहले तो वहीं से बात शुरू करेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ था, वुमेन ऑन व्हील्स। कैसे ये सफ़र आपका शुरू हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस किया आपने? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो आपके शो का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को हमेशा से बहुत सपोर्ट किया है, सो वी रियली अप्रिशिएट इट। अब इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की क्या ज़रूरत पेश आई, तो जब 2016 में हम इस पे काम कर रहे थे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, तो हमने एक चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि कोई भी मुआशरा हो, कोई मुल्क हो, कोई कारोबार हो, कोई भी चीज़ हो, जिस तरह आपका शो है, वो टीम वर्क के बगैर इनकम्प्लीट है। तो किस तरह हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए, पाकिस्तान में कोई भी आप लॉ ले आएँ, पाकिस्तान में आप किसी किस्म का प्रोजेक्ट करना चाहें, तो उसमें अगर 50% से ज़्यादा जो आपकी पॉपुलेशन है, जो ख़वातीन पे मुश्तमिल है, वो उसका हिस्सा ही ना बन सकें, क्योंकि वो मोबाइल नहीं है, वो कहीं आ जा नहीं सकती, तो आप कैसे ये इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है। तो इसीलिए फिर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ख़वातीन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो चाहे अपना दफ्तर हो, चाहे अपना घर हो, चाहे वो अपने उसे कहते हैं कॉलेज जाना चाहती हों, या वो कोई भी काम करने चाहती हों, तो वो मर्दों के ऊपर मोहताज हैं। वो अपने भाई का इंतज़ार करेंगी, वो अपने वालिद का इंतज़ार करेंगी, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो ड्राइवर के साथ जाएंगी। लेकिन टू व्हीलर एक ऐसी सवारी है, मोटरसाइकिल, जो कि एक सस्ती अफोर्डेबल भी है, लेकिन कभी भी इस पर तवज्जो नहीं दी गई कि ख़वातीन को अगर उस पर ट्रेन किया जाए तो वो अपने काम खुद कर सकती हैं, वो इस मुआशरे की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकती हैं। तो तब वुमेन ऑन व्हील का जो है वो बर्थ हुआ, और जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इसको बहुत सपोर्ट किया और 40 ख़वातीन से इस चीज़ को स्टार्ट किया गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में देख सकती हैं कि ये ख़वातीन जो हैं वो ना सिर्फ इंडिपेंडेंट हैं, मोबाइल हैं, बल्कि वो पूरी कुव्वत से पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपने अपने हिसाब से अपना हिस्सा डाल रही हैं। इसकी ज़रूरत इतनी ही ऑब्वियस थी जितनी ये थी कि मुल्क की 50% आबादी इस इंतजार में बैठी रहे कि उसको कौन पिक करेगा और कौन ड्रॉप करेगा, तो कैसे मुल्क तरक्की कर सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये प्रोग्राम उन चंद प्रोग्राम्स में से एक है जिन्होंने बहुत कुछ बदला, और आज ख़वातीन का मोटरसाइकिल चलाना, स्कूटर वगैरह चलाना कोई अनोखी बात अब नहीं लगती। थैंक गॉड फॉर दैट। वरना एक ज़माना था जब सोचा भी नहीं जा सकता था। हर शहर में अब नज़र आती हैं ख़वातीन स्कूटर चलाती हुई, बड़ी इंस्पायरिंग लगती हैं। आप समझते हैं कि आपका जो मकसद था वो हासिल हो चुका है, या फिर अभी मज़ीद कुछ करना पड़ेगा? जी, ट्रस्ट मी, इट्स अ साइट टू बिहोल्ड। 40 ख़वातीन के साथ लाहौर में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के बाद अब हम जब कोयटा से लेकर पेशावर तक ख़वातीन को मोटरसाइकिल के ऊपर देखते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद हुई, जिन्होंने ट्रेनिंग ली, जिनके वालिदैन अपनी बेटियों को खुद लेके आए कि आप उनको ट्रेन करें, उनको इंडिपेंडेंट करें, तो इससे बड़ी जो है कोई खुशी कोई भी किसी पाकिस्तानी के लिए नहीं हो सकती कि हमें एज अ पाकिस्तानी इस पर फ़ख्र होना चाहिए कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट इस पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर रूट है जिसको पूरी सोसाइटी ने ओवरऑल ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया। इसमें कोई आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा, इसमें आपको बापर्दा ख़वातीन नज़र आएंगी, इसमें आपको स्टूडेंट्स नज़र आएंगी, इसमें आपको माएँ नज़र आएंगी, इसमें आपको बिजनेस वुमेन नज़र आएंगी। तो ये एक ऐसी हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि जिस पे जितना भी फ़ख्र किया जाए एज अ पाकिस्तानी वो कम है। लेकिन ये एक चैप्टर है, ये एक बुक का ख़ात्मा नहीं है।
हमारा 2 लाख खवातीन को हम ट्रेन कर चुके हैं। हमारा गोल है कि हम 5 लाख, 10 लाख और ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड जितनी भी हम कर सकें ट्रेन, हम उनको ट्रेन करें ताकि आपको इस सोसाइटी के अंदर वो अपना जो वो हिस्सा वो पॉजिटिवली जो है वो रोल प्ले करती हुई नजर आए। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मतलब जब हम देखते हैं ना खवातीन को ऑन द रोड्स, इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन। मतलब इतनी करेज चाहिए, यू हैव टू बी सो ब्रेव, नंबर 1 टू ब्रेव आवर रोड्स इन पाकिस्तान, खासतौर पर जब हम कराची में देखते हैं। और फिर ऑल्दो बहुत दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है खवातीन को ऑन द बाइक्स, बट फिर भी नजरें आती हैं कि बड़ी बात है जी आप ऑन द बाइक हैं, बट गुड ऑन यू गर्ल्स, मतलब ज़बरदस्त हिम्मत चाहिए। प्राउड ऑफ यू भाई। आज है PSL 11 में एलिमिनेटर 2 हैदराबाद वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। यस, और आज का दिन इंतहाई अहम है और आज के दिन जो मैच जीतेगा वो जाएगा फाइनल में, टकराएगा पेशावर ज़ल्मी से। पहले एलिमिनेटर में लाहौर वाले नहीं आए, ज़्यादा नहीं आए, मतलब आए नहीं आए हम लाहौर स्टेडियम की बात कर रहे हैं। लाहौर वाले, मैं समझा आप कह रहे हैं कि मतलब लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं, लाहौर स्टेडियम की बात कर रहे हैं। सो उस तरह लोग नहीं आए जो हमने कराची, क्योंकि कराची का एक ही मैच था ना। बट टुडे वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ क्राउड ओवर देयर एज इट शुड बी, बिकॉज आज जो जीतेगा वो सीधा फाइनल में जाएगा अगेंस्ट पेशावर। ये शायद आपने अभी बता दिया था। सो चांसेस किसके आपको ज़्यादा लग रहे हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। टेक्निकली सीधा क्या काफी ज्यादा लड़ा के आया है तो यहाँ तक पहुंचा। उसके बाद आज भी मतलब कोई भी जो भी जाएगा फाइनल में, हाँ मतलब यहाँ तक पहुंच जाना। और हैदराबाद इज अ न्यू टीम, उनका पहुंच जाना, तो आप यू ऑलवेज रूट फॉर समथिंग डिफरेंट। तो आई एम श्योर कि काफी दुनिया हैदराबाद के लिए भी करेगी। हाउएवर इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद इज लव। और दोनों टीमें बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हैं। सर्टनली किसी ऐसा नहीं है कि किसी का फ्लूक चला यहाँ पे। फ्लूक वाली बात तो अब तक नहीं पहुंचती ना वैसे ही, एज इट इज यू रियली नीड टू प्रूव। बात कर लें कौन कौन है हमारे साथ। सिकंदर तो हैं आई बिलीव, और राशिद भाई भी हैं, ऑफ कोर्स राशिद भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। राशिद भाई बताइएगा, एक तो दोनों टीमों का यहाँ तक पहुँचना, हम जब PSL शुरू हुआ था ना तो हम टॉप 2 टॉप 3 पिक कर रहे थे। हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में आप लोगों ने सोचा था कि हाँ सेमीफाइनल कह लेना इसे, सेमीफाइनल और खास तौर पे हैदराबाद का लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो 4 मैचेस हार के उसके बाद दे रियली नई टीम थी, हाँ टुक ऑफ फ्रॉम देयर। हैदराबाद नई टीम है, हैदराबाद नई टीम बिल्कुल। और 1 अरब 75 करोड़ की बहुत ही भारी रकम देके आए थे। और जब स्टार्ट किया है उन्होंने PSL 11 में लगातार 4 मैचेस हारे, बहुत क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन बड़ा अच्छा कमबैक किया है और नेक्स्ट 4 मैचेस जीते हैं। और लास्ट 5 में से 4 मैचेस दोबारा जीत के उन्होंने साबित किया कि ये डिजर्व करते थे इस प्लेस के लिए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जहाँ तक है एक एक्सपीरियंस साइड है, 11वां वो खेल लिए, 3 दफा चैंपियंस है, उनको वो इन हालात से गुजर चुके हैं। राज भाई जब हैदराबाद 80 पे ऑल आउट हुए थे तो व्हाट वाज दैट फैक्टर व्हिच डिड नॉट वर्क फॉर देम, व्हिच डिड नॉट वर्क इन देयर फेवर इनिशियली, एंड फिर चेंज कैसे किया? क्योंकि कोई टीम जब हारती है तो फिर उठती कैसे वहां से? बहुत खराब मैच था वाला, जो 80 रन पे वो आउट हो गए थे। उसके आगे जाके देखते थे लाहौर कलंदर्स ने कराची को अच्छे मार्जिन से हराया, तो वो शॉर्ट लग रहा था कि वो प्ले ऑफ में चले जाएंगे। नेक्स्ट मैच जो था पिंडी से जो था इनका, और वहां पे फिर स्टैट्स देखते हैं आप, नेट रन रेट देखते हैं कि कितने चाहिए, तो 244 किए हैदराबाद ने, 158 पे से पहले ऑल आउट करना था, वो किया उन्होंने। तो एक उनके पास सर्टेन टारगेट्स थे बिफोर द मैच और उसको उन्होंने पूरा किया। ये मुश्किल टास्क था, बहुत मुश्किल था। तो वहां पे फिर अगला टास्क देखते हैं, अगर अगला मैच देखते हैं मुल्तान सुल्तान, जो कि पेशावर ज़ल्मी के बाद मेरा अपना ओपिनियन है कि वो बेहतरीन साइड थी, जो कि बहुत अच्छी और मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही थी। मोस्टली ऑस्ट्रेलियंस उनके पास खेल रहे थे, हैदराबाद के पास भी ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन वो था फरहान हो, स्टीव स्मिथ हो, वो इस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे कि लग रहा था कि वो फाइनल्स तक खेलेगी और जीत भी सकती है। लेकिन उनको 1 साइडेड मैच हराया। बॉलिंग ने अच्छी बॉलिंग की, आकिफ हो या मोहम्मद अली हो, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। काबिल तारीफ इनकी टीम है, जाहिर सी बात है मैक्सवेल का आना। उसके बाद लास्ट 4 मैचेस में उस्मान खान की बैटिंग है। मैं कल भी बताया था कि शुरू के 6 मैचेस में उनके 66 रन थे उस्मान खान के। नेक्स्ट 4 में उन्होंने बनाए तकरीबन 256 और उन्होंने काफी किरदार अदा किया अपना, जिस तरह से करना चाहिए किसी भी प्लेयर को। और इनकी मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने चेंजेस किए हैं कि अगर वो टॉप ऑर्डर कामयाब नहीं हो रहे थे किसी और को लगाया, कुछ हमाद आदम को खिलाया वो कामयाब नहीं हुआ किसी और को खिलाया, तो उन्होंने चेंजेस किए हैं अपनी सक्सेस के लिए और उनको सक्सेस मिली है बाद में। तो हैदराबाद
को बहुत क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने टीम को बिल्ड किया और यहाँ तक पहुंचे हैं। और फेवरेट लग रहा है कि हैदराबाद ही है कि वो जिस तरह से अच्छा, सिकंदर के पास आते हैं और कुछ नाम भी हम लेंगे, जैसे कि शर्जील खान, साइम अयूब का भी हम जिक्र करेंगे। हाउएवर सिकंदर, एक सेकंड सिकंदर, आपसे ये पूछना है कि एक नई जब टीम आती है ना, तो उनकी अपने से भी कोई उस तरह एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, बिकॉज दे नो कि वी हैव कम इनटू अ लीग विच इज़ वेरी एस्टैब्लिश, मतलब 11वें सीजन में ये आए हैं हैदराबाद, तो हम अपने आप से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। वो क्या माइंडसेट होता है कि हम आए हैं और हम मतलब ऑलमोस्ट छा गए हैं, बिकॉज हम इस वक्त एलिमिनेटर खेल रहे हैं। तो एक तो अपने प्लेयर की टैलेंट होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है दैट प्रोपेल्स देम, और वो वहां तक पहुंचे जहां वो आ जाएं। हुमा और अब्दुल्ला, आज वैसे भी लेबर डे है, मुझे तो रेस्ट देना चाहिए था, तो हम मजबूर लोग हैं। नहीं तो हम कौन सा रेस्ट ले रहे हैं, आप हमारे साथी हैं। पूरा महीना हमने इतनी ख्वारी की है, इतनी मेहनत की है। खैर एनीवे, अच्छा देखो, जो भी टीमें हैं ना, ये कोई नई टीमें आप इसको कहते जरूर है कि ये उनका कॉम्बिनेशन बनना जरूरी होता है, मगर लड़के तो वही प्रोफेशनल्स होते हैं, वही लड़के होते हैं जो हाँ, लेकिन अपने आप को कहने के लिए तो ये कह सकते हैं ना कि इस सारी सिचुएशन में तो हम नए हैं। बिल्कुल, आपने जो बात की ना कि उनको किस तरह जोड़ा जाता है, किस तरह बनाया जाता है, उनका कॉम्बिनेशन किस तरह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने बात की, ये सवाल डाला है। उसमें फिर वो जो आपका कोचिंग स्टाफ है, उसकी सोच क्या है, वो मिलकर आपको तो टीम को खड़ा कर देते हैं कि भाई ये आपका, अगर वो अच्छी मैन मैनेजमेंट हो जो आपकी बेंच पे बैठी हुई हो, तो फिर वो सेटल हो जाती है। दूसरी टीमें जो हमारी थोड़ी सीनियर टीमें थी, उनके साथ प्रॉब्लम ये चल रहा है कि उनकी जो बेंच में जो स्टाफ है वो वही लोग चले आ रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं हो रही। ये कैसे हो सकता है कि एक बिजनेस में आपको चेंजेस, तब्दीलियां, कोई नई चीज, कोई नई डायरेक्शंस लेके आनी चाहिए, वो कोई नहीं लेकर आया। वो इसी तरह के चले जा रहे हैं, तो वो उसमें वो फंस गए। मगर हैदराबाद की टीम की जो कामयाबी है, उसके अंदर 100% उनके जो कोचिंग स्टाफ है, जो भी लोग वहाँ पे उनको संभाल रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, उनका कमाल है। तो उन्होंने वही प्रोफेशनल लड़कों को एक जेल कर दिया है। अब दूसरी जगह देख लें कि जो कई लड़के ऐसे, जैसे मुल्तान सुल्तान थी, फरहान इतना लंबा स्कोर कर रहे थे, वाह जी, उनका नाम ही ना ले, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर। हमारे कुछ एक्सपर्ट तो कह रहे थे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर हो गया। मैं यही हमेशा कहता हूँ, आदतें होती हैं कि आपने जाकर वहां पे खड़े होकर मैच जिताना है, और वो देखें फेल हुए एक मैच में, उनकी टीम बाहर हो गई। तो ये वो चीजें हैं कि जो कि आपका कोचिंग स्टाफ, वो जो आपके साथ लोग बैठे हैं, जो स्ट्रेटेजी मेंटोर्स, वो आपको एक कंबाइन करके एक अच्छी टीम बना के खड़ा कर देते हैं। यही काम हैदराबाद के जो स्टाफ है उन्होंने किया है। राश भाई, आप पिंडीज की यूथ वाली साइड देख रहे हैं, क्योंकि आप कराची किंग का भी हिस्सा रहे और उसके बाद अब देख भी रहे हैं। सो हम यही कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि हाउ डज द सिस्टम वर्क। हमारे प्लेयर्स, बाज़ टीमों को अगर देखें कि टीम कल्चर की बड़ी बात हो रही है, बाज़ टीमों की, बाज़ की नहीं हो रही है। सो वो क्या कल्चर होता है जिसमें हमारे स्टाफ की और प्लेयरों की बन जाती है और बाज़ों की नहीं बन पाती? और सिकंदर बिल्कुल यही बात अभी कर रहे थे, तो जरा बताएं कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क। अभी हमारे सामने जो मिसाल है टीम कल्चर की, वो जेसन गिलेस्पी की है। पाकिस्तान में सरकार में उनको हटा दिया गया, ऐसे माहौल बनाया गया कि वो चले गए। प्राइवेटाइजेशन में ऐसा नहीं होता, वो लेते हैं, पेन लेते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ कुछ फेलियर हुए हमारे अपने कोचिज के, जिसमें अजहर अली हैं, आपके मिसबाउल हक हैं, ये वो हैं जो पेशावर ज़ल्मी से हैं, लेकिन सक्सेस उनको पाकिस्तान से नहीं मिली। क्या वजह है कि पेशावर ज़ल्मी से सक्सेस मिल रही हो? तो आपकी मैनेजमेंट का होता है कि ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से काम करती है वो डिफरेंट होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, प्राइवेटली टोटली डिफरेंट होता है। प्राइवेट फ्रेंचाइज में बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आप प्लेइंग 11 में या टीम में, प्लेइंग 11 में स्पेशली, कोई ऐसा प्लेयर खिला दे। हम नेशनल टीम में जब बात हो रही थी, मैं, आप, सिकंदर भाई, अहमद शहजाद, हम अक्सर बात करते हैं यार ये गलत खेल रहा है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, क्योंकि प्राइवेट है वो, उनकी टीम उनको भले हार जाए लेकिन उनको एक भी गलत प्लेयर अगर खेलता है वैसे तो क्या फर्क है प्राइवेट नॉन प्राइवेट में? मतलब गवर्नमेंट में अगर नेशनल हम बात करें, और पूरी दुनिया में वैसे अगर देखा जाए तो हुकूमतें ही होती हैं, उनकी नेशनल टीम्स तो एक नेशनल टीम ही होती है ना। नहीं, बहुत फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे एक जो बॉस होता है हमारे सरकार में, उसका ऑर्डर वो बस पत्थर पे लकीर होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे फर्क करें, मेरे पास कोई फोन आता है, हाई प्रोफाइल फोन आता है इधर पिंडीज के लिए, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैं अपने बॉस से तक बात जाना ही नहीं देता, वहीं पे टिल डाउन कर देता हूँ।
लेकिन यही चीज मैं अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सरकार में काम करूंगा तो मेरी जॉब को खतरा होगा। ये बहुत बड़ा फर्क है इस कंट्री में। तो मैं कुछ कह सकता हूँ? जी फरमाइए सिकंदर। अच्छा, अब ये सरकार और गवर्नमेंट की जो बात कर रहे हैं, यही आपने बताया कि अजहर और वो जो मिसबा हैं वो भी पाकिस्तान मतलब है कि यहाँ पे है तो बहुत आजाद दिल खोल कर रहे हैं यार, उनको कभी किसी ने नहीं रोका। चले मैं आपको ये वैसे मिसबा भाई को तो जितने होते थे पीसीबी में सब दे दिए थे एक वक्त, सब मिल गए। हाँ, सिवाय चेयरमैनशिप के उनको हर चीज मिल गई थी। अजहर सारे जिंदगी कोच रहे हैं और ये भी कह दिया था उन्होंने कि पाकिस्तान में कोई स्पिनर नहीं, और फिर स्पिनर से ही मैच जिता दिया। वो देखें, ये टीम की कॉम्बिनेशन है, उनका कोई कमाल नहीं है। अच्छा, जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मुझे भी कुछ ऑफर हुई थी, फिर उन्होंने कहा कि आप जाके क्रिकेट बोर्ड ने कि आप जाके सिलेक्शन कमेटी में बैठे हैं, देखें वहाँ क्या काम होता है। ठीक है, मैं वहाँ बैठा, मैं कोई 5-6 मीटिंग अटेंड किए, मेरे पास मिनट्स रखे हुए सब। किसी एक जगह, ये मैं हल्फिया कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी एक मीटिंग में एक जगह किसी एक टीम सिलेक्शन में किसी बोर्ड मेंबर ने, ना नकवी साहब ने, ना सीईओ ने, ना कोई इंटरफेरेंस नहीं की, एक सिफारिश नहीं, एक लड़के का नाम नहीं लिया कि तुम इसको रखो उसको नहीं रखो। ये एक मैं हल्फिया बयान कर रहा हूँ। तो फिर देन अगेन कम्स अ पॉइंट द सेम क्वेश्चन, तो फिर क्या है जो बात ये फ्रेंचाइजीज में परफॉर्म कर जाते हैं? नहीं अब्दुल्ला, बात तो सुनो। अब ये जो सरकारी, उस दिन राशिद ने भी एक बात कही थी कि इसे प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो मेरा सवाल राशिद से ये है कि कितने क्रिकेट बोर्ड हैं कि जो प्राइवेटाइज हैं दुनिया में? नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी टीम दुनिया की इस वक्त कौन सी है? वो है इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन है, नेक्स्ट वो एशियन चैंपियंस भी हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। वो तो सरकारी है। उससे बड़ी सरकारी टीम हो सकती है कि उनका जो इंटीरियर मिनिस्टर का बेटा जेशा जो है वो उनका वो चेयरमैन है। तो ये चीजें जो है लड़कों की सोच से है, जो आपके कोचेस हैं। मैं तो कह के बैठ के आया हूँ ना उस मीटिंग में, वहां पर एक आदमी के पास पर्चा है, वो बस अनाउंस किए जा रहा है कि ये लड़का अच्छा है, इसका रियल हाइट है। तो दूसरा कोई सेलेक्टर कोई लड़ाई नहीं कर रहा वहां पर कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे है, कोई नहीं करता एक आदमी के पास। मगर मैं आपको दावे से कहता हूं और मैं हल्फिया कह रहा हूं कि कभी क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल ने हमें नहीं कहा कि इस लड़के को रखो, उस लड़के को नहीं रखो, इसको ले आओ, उसके अंदर कर दो, नेवर। तो ये कहना कि जी सरकार की टीम होने की वजह से नहीं, ये जो लड़के अच्छा चलें, अब ये हमने तजुर्बे पे बात कर ली है, आज के एलिमिनेटेड 2 पे बात कर लेते हैं। हु वुड यू पिक, सिकू? देखो, बात असल ये है कि मैं कल भी ये बात कर रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, 3 दफा चैंपियनशिप जीत चुकी है। उनको एक झटका लग गया है, ठीक है, एक काइंड ऑफ सेमीफाइनल में वो प्लेऑफ्स के अंदर वो फंस हार के आए हैं। उनको जो 2-3 जो दिन मिले हैं, वो हो सकता है वो बैठ के सोच रहे हो, उन्होंने प्लानिंग की हो। और अब देखना ये है कि उनका जो स्टाफ है और लड़कों के दरमियान कैसा कॉम्बिनेशन है, उनको कैसे उठाते हैं। हैदराबाद ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देके उनका जो लेवल होगा ना, वैसे शादाब के सेकंड विकेट होल्डर क्या 17 विकेट। शादाब को तो सबसे पहले अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करना है। कल भी मैंने बात की थी कि बट वो आते हैं ऑलराउंडर के तौर पर है ना, सो ये भी एक देखने वाली बात है। ऑलराउंडर है, आपके पास कैप्टन बैठा हुआ है, जो बैट्समैन है आप उसको भेजें, हैदर अली बैठा हुआ है उसको भेजें, लड़कों को भेजें। आप उसको भेजते 6 नंबर पे 7 ओवर जाया हो जाते हैं। तो ये राशिद भाई, कल भी मैंने कहा, राशिद भाई, हु वुड यू पिक? नहीं, पहले मैं सिक्कू भाई के उसके थोड़ा सा रिप्लाई करना चाहूंगा, क्योंकि ये बातें ना ये मीटिंग में नहीं की जाती है, कप्तानों को बोली जाती है। और मैं कप्तान गुजरा हूँ और चीजें देखी हैं, और ऐसा 99% होता है। और प्राइवेटाइजेशन का ये है कि जिस मुल्क की बताया जा रहा है वहाँ की एयरलाइन प्राइवेटाइज नहीं हुई, वहाँ का टेलीफोन एक्सचेंज प्राइवेटाइज नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्राइवेटाइज हुई हैं जिसकी वजह से ये बात की है। बाकी आज की फेवरेट की अगर बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जो मोमेंटम बना हुआ है वो हैदराबाद का जो है मोमेंटम बना हुआ है वो हैदराबाद का बना हुआ है, एंड मोस्ट लाइकली दे एंड आल्सो प्रीवियस मैचेस से बिल्कुल अगर आए तो हैदराबाद अभी जीत के इसमें आई है, और इस्लामाबाद जो लूज करके आए हैं। देखो अब्दुल्ला, जब भी ये टीमें होती है ना, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, इसके अंदर मोमेंटम बनना, रिदम बनना, कॉन्फिडेंस आना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, सारे लड़के सुपर प्रोफेशनल्स हैं। हाँ बिल्कुल, हम जरा थोड़ा सा हम रोशनी डालना चाहते हैं ये हैदराबाद के मैस्कॉट पे।
जो इस वक्त हम स्क्रीन पे चला रहे हैं। This is very हाँ, cool. रोबोटिक, एवरीथिंग अबाउट हैदराबाद And- टीम इज अ लिटिल न्यू एज बिकॉज ऑब्वियसली उनकी जरा वो कहाँ से आ रहे हैं, अमेरिका से हैं, वो आपको पता चल जाता है कि वो बाहर से आए हैं। मतलब वो वो abroad डांस भी से कॉपी, आए हैं, मुझे तो लगता है वो abroad। स्टेप्स भी कॉपी करता है, वो जो इनका मैस्कॉट है। इट्स वेरी फन, इट इज वेरी फन। So today's match is going to be actually a lot of fun because there is a new team and there is a veteran team as well. अच्छा, टॉस कोई जीते तो क्या फैसला करे आज के कजाफी स्टेडियम में? जी अब्दुल्ला, मैंने जो डेटा निकाला हुआ है उसमें जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 मैचेस जीते तो और 6 के 6 में से 5 मैच सेकंड टाइम बैटिंग और इसी तरह हैदराबाद ने भी 5 या 6 मैच 5 मैच जीते हैं, उसमें से 4 मैच सेकंड टाइम बैटिंग की। Basically they like to know, both the teams like to know कि क्या टारगेट अगली बना रही है और फिर हम आके उसको बीट करेंगे। That is how they go. ऑलराइट, ओके, चलें, ठीक है। तो वो तो जो टॉस जीतेगा वही डिसाइड करेगा कि कौन आगे जाता है कौन पीछे। मैं बैटिंग करना चाहूंगा, पहले बैटिंग करें और अच्छा टोटल दें। ये नहीं हो कि बैटिंग करके 150 पे आउट हो जाए। 200 रन 190 200 रन करें तो चांसेस ज्यादा होते हैं, प्रेशर पे आ जाती है दूसरी टीम नॉकआउट में। अच्छा, मजे की बात है अब्दुल्ला कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड उनका भी जो डेटा है वो रेशियो है वो यही कह रहा था कि 5 मैच उन्होंने सारे के सारे मैच जो है बाद में खेल के जीते। तो उन्होंने सेमीफाइनल के अंदर या जो प्लेऑफ था उसके अंदर टॉस जीत के सेकंड टाइम बैटिंग की और जो राशिद कह रहा है वो बात सही हो गई, वो फंस गए उसमें आकर। दूसरी टीम ने 200 कर दिए और वो रह गए। तो ये बहुत बड़ा फैसला है जो उन्होंने मिलकर करना है, जो कि आज पता चल जाएगा कि क्या फैसला होगा एंड व्हाट वर्क्स फॉर हुम। बहुत शुक्रिया सिकंदर एंड राशिद भाई, थैंक यू। अब्दुल्ला, जल्दी से अपनी फेवरेट पिक करें। I would like to pick Hyderabad this time around. Okay, well, since you have picked Hyderabad, Because I'm sitting in Karachi and Hyderabad is like literally next door, and where I live, it is even closer. ये रीजनिंग थी आपकी, मतलब excuse me अब्दुल्ला। चलें, I'll pick Islamabad because Islamabad is love। मतलब मैं तो करूंगी ना फिर। अच्छा जी, रोबोट को ये मास्क, इसका कोई नाम है? I need to know. इसका हम रख देते हैं। नहीं, इसका कोई होगा नाम। I'm sure, but we need to find out more about this mascot. Star Boy। Star Boy? नहीं, मैं कह रही हूँ अपनी तरफ से आपने उसका मैंने नाम अभी बनाया है। I don't know, but ये बहुत ही कुछ एनर्जेटिक किस्म का है। मुझे इसकी एनर्जी बहुत पसंद है। इट्स सो फन। हाँ, मतलब ये कोई स्टैटिक कोई बस खड़ा नहीं हुआ, इसने मतलब हिलन जुलन है थोड़ी सी। और पता है क्या, ये और थोड़े से मूव्स देसी हैं, खासा देसी है। हाँ, मतलब है ये रोबोट लेकिन मूव्स बड़े देसी हैं, तो ये कॉम्बो हमें बड़ा अच्छा लगा है। कहीं ये माइकल जैक्सन बन जाता है, कहीं बिल्कुल अमिताभ वाला स्टेप करते हैं। जिससे याद आया, आपने वो देख ली माइकल जैक्सन है? माइकल जैक्सन नहीं है, माइकल है। हाँ, बायोपिक, हाँ, वो देखनी है, पाकिस्तान में भी लगी हुई है और हर जगह लगी हुई है, बड़ी दुनिया ने देखी है। आई हैव टू वॉच इट दिस वीकेंड, आई विल डू दैट। अच्छा, आज चूंकि आलमी यौम मजदूर है और बाज़ लोग ज़ाहिर है ज़िंदगी कितने मुश्किल कठिन हालात से गुजरते हैं कि तालीम याफ्ता भी होते हैं, एजुकेशन पे भी वक्त सर्व किया होता है, बहुत सारे लोग हमारे लेकिन अल्टीमेटली वो मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर होते हैं। खैर, मेहनत तो सभी करते हैं, एग्जांपल इसका जो सामने आया ना, they don't have opportunities. Yes, एक एग्जांपल हमारे सामने आया, वैसे we all know, बट एकदम से something hits you। तो वो एक शख्स है, उसकी वीडियो बड़े दिनों से वायरल हुई थी एंड यू कुड टेल कि उसके हालात ठीक नहीं है, बट he was speaking fluent English and he told कि उसकी क्या बैकग्राउंड है और मुल्क के सबसे बेहतरीन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ का वो ग्रेजुएट है। वो वीडियो वायरल हुई तो फिर हमारे वज़ीर इत्तलात जो हैं वो भी बड़े इंस्पायर हुए और उन्होंने उसको दावत दी कि आके आप मुझसे मिलें। और इन्होंने फिर बताया बाद में कि पहली दफ़ा इन्होंने हवाई जहाज़ का सफ़र किया और अता तारल ने इस तालीम याफ्ता नौजवान जिसका नाम है अज़हर मेमन, इनसे मुलाकात की और गुज़श्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुई भी थी जिसका हुमा ने तस्करा किया और फिर इनको ना सिर्फ दफ्तर मदऊ किया गया, इनको इनकी नौकरी का बंदोबस्त करने की कोशिश की गई और इनकी हौसला अफजाई की गई और मुलाजमत का एहतमाम करने की यकीन दहानी भी कराई गई। ये ज़ाहिर है ये एक जहाँ ये बड़ी इनकरेजिंग बात है, बड़ी अच्छी बात है, किसी को इज्जत दी, किसी नौजवान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, लेकिन ये एक नौजवान है, मतलब हमें ना इनको देख के और ऑफ कोर्स वेरी नाइस कि इनकी मुलाकात हुई और शायद इनके लिए कुछ हो भी जाएगा, लेकिन हमें वो सैकड़ों वो लोग याद आ रहे हैं जो कि हमें पता है कि जो कि स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बिकॉज एजुकेशन इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, यू नो, इट्स अ ब्रिज टू अ बेटर लाइफ। और यही बताया भी जाता है, लेकिन वो जब कर लेते हैं और उसके बाद उनको नौकरियां ना मिलें,
उनका फ्यूचर उस तरह ना खुले। आपको पता है कि मुल्क में क्या महंगाई है, कितनी कम अच्छी नौकरियां हैं, मतलब इट्स फेट आल्सो हैज अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले इन इट। तो हमारा दिल टूट जाता है। मतलब ये शख्स जब जाके अता तारड़ साहब से मिला है तो उन्होंने अपनी ही कुर्सी पे उसको बिठा दिया, ऑब्वियसली उसको ऑनर कर रहे थे, और जो इस शख्स की आंखों से आंसू निकल रहे थे, मतलब किस यूनिवर्सिटी ही वाज ओवरवेल्म्ड, किस यूनिवर्सिटी का वो पढ़ा हुआ, क्या ख्वाब होंगे, मतलब उस यूनिवर्सिटी में तो घुसना इतना मुश्किल होता है, और वो वहाँ का ग्रेजुएट निकला होगा तो बड़े ख्वाब होंगे उसके भी कि जी मैं ये करूँगा तो वो करूँगा, और फिर किस हालात में वो पाया गया। तो हमारा भी थोड़ा सा दिल टूट सा गया देख के। और साथ साथ जो महंगाई अलहदा चल रही है, आइए थोड़ी सी वो भी बात कर लेते हैं दोबारा से। पिछले घंटे तो हमने इसका रोना रो लिया, लेकिन अगर आपने पिछले घंटे हमें नहीं ज्वाइन किया था, अब हमारे साथ मिलकर लीटर 6 रुपए 51 पैसे बढ़ गई है। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई है, 400 हो गई है। और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपए 39 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है, और इसकी भी तकरीबन 400 यानी कि 399 रुपए और 58 पैसे हो गई है फी लीटर। पेट्रोल पर लेवी में 3 रुपए 88 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जबकि डीजल पर 28 रुपए 69 पैसे फी लीटर लेवी आयद की गई है। इससे पहले डीजल पर लेवी सिफर थी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल मालिकान, पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए सब्सिडी की मुद्दत में 1 माह की और तोसी कर दी है। अच्छा, वज़ीर आज़म ने बसों और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की भी हिदायत की है, और कहा है साथ के अवामी रिलीफ के इक़दामात की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए, ताकि उनके फ़वाइद बराह रास्त जो है ना वो मुस्तहिक अफराद तक पहुँच सकें। होपफुली वी आर होपिंग ऐसा ही हो। अब इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे, ये भी वज़ीर आज़म का कहना था। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। दूसरी तरफ वज़ारत ख़जाना का कहना है कि मार्च के मुकाबले अप्रैल में महंगाई में इजाफे की शरह जो है वो 8 से 9% के दरमियान रहने का तखमीना है, और मार्च में महंगाई की शरह आपको याद दिला दें 7.3 7.3% थी। और जोग्राफियाई कशीदगी के बावजूद मुल्क की मईशत मुस्तहकम। वज़ारत ख़जाना ने कहा कि हमारे जो आशारिये हैं वो स्टेबल हैं, एटलीस्ट जिस तरह दुनिया हिली हुई है, और दुनिया वाकई जब हमने एटमी धमाके किए थे या 2008 के बाद जो हमारी सूरत हाल आई थी, तो हम हिलकर रह गए थे एकदम, रातों रात हम पे सैंक्शंस भी लग गई थी। अभी जो हालात हैं हम स्टेबल हैं। हम सैफ से बात करते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। अच्छा, बताइएगा सैफ साहब, जो वज़ारत ख़जाना की तरफ से आदाद शुमार जारी किए गए हैं, जो ओवरऑल एक आउटलुक बताई गई है इकॉनमी की, ये वैसी ही है जैसे हुकूमत बता रही है? देखें, यहाँ तक तो आदाद शुमार की बात है, 4% जो आपका जो GDP है, जो वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ये हासिल हो जाएगा, 4.2% का टारगेट है। लेकिन अब्दुल्ला, जिस तरह आपने बात की, मार्च का आपका जो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है वो 7.3% था, और आज आ जाएंगे, यकम है या कल तक आ जाएंगे जो CPI होगा अप्रैल तक का। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो सिचुएशन है, अगरचे पाकिस्तान का इसमें डायरेक्टली कोई ज़्यादा रोल नहीं है, इंटरनेशनली जो अभी हमारी डीजल की कीमतें जो बड़ा कंपोनेंट है इन्फ्लेशन को ऊपर ले जाने के लिए, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है CPI? बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी तक तो जब फाइनल फिगर्स आएंगे, लेकिन यही कोई तकरीबन 8, 8.5, 9 तक ये टच कर सकता है। होपफुली आज अदाद शुमार अदारा शुमारी जारी कर देगा। तो अभी इसमें जो CPI है ना, दैट इज़ टोटली जो डिपेंड करता है वो पेट्रोल से ज़्यादा अब्दुल्ला आपके डीजल से उसकी लिंकेज है। आपकी सारी की सारी, बेशक गवर्नमेंट कहती है कि सब्सिडी दी जा रही है बड़े ट्रकों को, बड़ी गाड़ियों को, जो कुछ भी है, आपकी सारी की सारी जो लॉजिस्टिक, जो जितना भी माल बरदार सारी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके ऊपर वो सारा डीजल पे चलती हैं। लेकिन दूसरी सूरत हाल भी आपको देखनी पड़ेगी, चूँकि इंटरनेशनली कल जो पेट्रोल की और डीजल की जो कीमतें अनाउंस हुई हैं, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इसमें हम गवर्नमेंट पे अक्सर तनकीद करते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमत जो कल बढ़ रही थी, अगर गवर्नमेंट चाहती तो इसकी कीमत में 11 रुपये 60 पैसे इजाफा कर सकती थी। जो मैंने अभी अदाद शुमार कहीं से हासिल किए हैं, 270 रुपये इसकी एक्स रिफाइनरी प्राइस थी, और जो पिछली मरतबा 258 रुपये थी, तो इसमें 11 रुपये 6 पैसे फी लीटर इजाफा बन रहा था। तो गवर्नमेंट ने उसमें से 5 रुपये के करीब जो है उसको ऑब्जॉर्व किया है। वो ऑब्जॉर्व कैसे किया है कि एक तो लेवी 107 रुपये 38 पैसे से कम करके 103 रुपये
35 पैसे कर दी है, तो इससे 3 रुपये 88 पैसे यहाँ से बच गए। एक बड़ा कंपोनेंट होता है इनलेट फ्रेट मार्जिन इक्वलाइजेशन, वहाँ से भी 1 रुपये 21 पैसे आ गए। तो जो इजाफा 11 रुपये 6 पैसे 60 पैसे होना था, तो वो इजाफा गवर्नमेंट ने 6 रुपये 51 पैसे किया। लेकिन दूसरी तरफ डीजल के हवाले से देखें तो डीजल के ऊपर जो इजाफा बन रहा था वो 11 रुपये 31 पैसे बनता था, अगर हम इसका वीकली एनालिसिस करें। तो उसमें ये हुआ कि जो आपका जो पिछली मरतबा हमने जिक्र किया था कि तकरीबन 37 रुपये के करीब गवर्नमेंट ने 1 लीटर के ऊपर इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन लगा दिया। हाँ जी, 37 रुपये 75 पैसे। तो उसमें एक बड़ा कट आया है 20 रुपये 61 पैसे का। तो उस कट के बाद तो पेट्रोल की जो कीमत थी वो तकरीबन 9 रुपये 30 पैसे कम हो सकती थी, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी वजह जो सामने आई हमारे, उसमें IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड वही 1.2 बिलियन डॉलर की जो किस्त है, तो उसमें सबसे बड़ा वजह ये बनी जो 9 रुपये 30 पैसे जो कमी हो सकती थी, तो हमने उसके ऊपर अच्छा सर साहब, पिछले दिनों ये खबर आई थी, हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, हमारी जो गैस की किल्लत है वो भी हॉन्ट करना शुरू हो गई है। मतलब ज़िंदगी, लिटरली ज़िंदगी का निज़ाम मुतासर हो रहा है, दरहम बरहम हो रहा है। अभी पिछले दिनों खबर आई थी, हम स्पॉट पे भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो गुजरेगी, पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। क्या है हमारे पास गैस का स्टेटस इस वक्त? देखें, हमारे पास LNG की जो इंपोर्ट वो तो टोटली आपको पता है कि आपने हरमुज की वजह से टोटली बंद थी। तो एक हमने कार्गो 18.40 डॉलर पर MMBTU पे लिया है, काफ़ी महंगा है। वो तकरीबन आजकल कराची लग जाना चाहिए, पोर्ट कासिम के ऊपर उसका जो टाइम था, उसकी जो डिलीवरी थी वो 27 से 30 अप्रैल तक थी। होपफुली वो करीब होगा या लग चुका होगा। तो वो जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी लोकली तो जो गैस है आपको पता ही है 3 BCF है, उसमें भी रॉ गैस होती है। आ जाके बहुत मुश्किल से अगर हम तमाम सार्फिन को देना चाहें तो घरेलू सार्फिन की भी पीक आवर्स में खाना पकाने के औकात में जो हम पूरा नहीं कर पाते। जो मैंने जिसकी बात की है, जो आपने इंपोर्ट किया है, ये आपने 18.40 डॉलर फी यूनिट में इंपोर्ट किया है पर MMBTU में, लेकिन ये हमें पड़ेगा तकरीबन 23 से 24 के करीब डॉलर में पड़ेगा। ज़ाहिर है वो पूरे का पूरा उसका मज़ीद खर्चा भी होगा। इससे जो बिजली आप पैदा करेंगे ये तकरीबन 40 रुपए का यूनिट बनेगा। फर्टिलाइजर से अच्छा, कमिंग टू द गैस पार्ट, सॉरी टाइम कम है सैफ साहब, ये भी बता दें कि चलें हम तो बहुत ही मुश्किल में हैं, हम कराची से बैठे हुए बात आपसे कर रहे हैं और ये हम आवाम की आवाज़ यहाँ कराची की आपको बता रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत इशू है गैस का। आप इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वी वांट टू नो कि उधर भी यही है, कोई टाइमिंग्स होते हैं गैस के, मतलब कि इस औकात में आएगी, इसमें नहीं आएगी, और उसमें भी आती है गैस के नहीं आती उन टाइमिंग्स पे? देखें, यहाँ पर तो जो सुई नादरन है, जो पूरे का पूरा पंजाब को और हमारा जो KP है उसको कवर करता है। कुछ इलाके थोड़े से आज़ाद कश्मीर के भी हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में है। तो यहाँ पर जो औकात बताए गए हैं उसमें बहुत कम होता है कि गैस अवेलेबल ना हो। तो जो आम हालात में जो गैस है खाना पकाने के औकात में तकरीबन होती है, ताहम प्रेशर के मुख्तलिफ इलाकों से इक्का दुक्का जो शिकायत आती रहती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो गैस है, पंजाब में तो गैस अगर आप सिंध से कंपेयर करें, क्योंकि जो आपकी 18वीं तरमीम है, जो सिंध से ज़्यादा गैस अगर होगी उनकी अपनी खपत से ज़्यादा, हालांकि सिंध में तो बहुत कम होनी चाहिए गैस की किल्लत, ख़ास तौर पर घरेलू सार्फिन के लिए गैस बड़ा प्रोवेंस है जो पैदा करता है। सबसे बड़ा राइट भी उसका है कि पहले वहाँ पर यूज़ हो, अगर अजाफी हो तो बाकी अपने जो सूबे हैं साहब ना सिर्फ यहाँ किल्लत है गैस की, हम तो कह रहे हैं कि आप लोग बड़े लकी हैं कि आपको एटलीस्ट जो टाइम बताया जाता है उस पर तो आ ही जाती है गैस, क्योंकि हमारे यहाँ तो जिन टाइमिंग्स पे आनी चाहिए उसमें भी कभी कभार नहीं होती काफ़ी दफ़ा, और फिर वही वाली बात है प्रेशर इतना कम होता है कि वो ना होने के बराबर होना ही। अच्छा, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत फिल्मों ड्रामों के लिए 50 एकड़ पर मुश्तमिल फिल्म सिटी बनाने जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुताबिक पंजाब फिल्म सिटी लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी में कायम किया जा रहा है और ये मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब होगा, जिसमें जदीद स्टूडियोज होंगे, साउंड स्टेजेस होंगे, पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स होंगे, अवार्ड शोज के लिए कन्वेंशन हॉल बनेगा, मतलब एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन इज गोइंग टू बी देयर। पंजाब मरियम औरंगजेब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, जहां इसको बड़ा सराहा जा रहा है, कहीं सवालात भी उठ रहे हैं कि इस दौर में जब हुकूमत
को किसी बड़े काम में हाथ नहीं डालना चाहिए, या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का दौर अब ख़त्म हो रहा है और कोलैबोरेशंस या प्राइवेटली चीज़ें होना बेहतर होता है, वहाँ हुकूमत पंजाब ने ये सोचा, तो इसके पीछे क्या वजूहात थी ये हम जानते हैं मरियम साहिबा से ही। जी मरियम साहिबा, इसी से बात शुरू कर लेते हैं। ये कैसे कंसीव किया गया, इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई और हुकूमत बजाते खुद क्यों ये सारा प्रोजेक्ट करना चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अब्दुल्ला और हुमा। सबसे पहले तो मैं आपको भी आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर द फर्स्ट पंजाब फिल्म अथॉरिटी एक्ट 2026। और जो फिल्म सेक्टर है उसको हमें अब खाली इन आइसोलेशन फिल्म सेक्टर नहीं देखना चाहिए। पूरी दुनिया में ये स्क्रीन टूरिज्म जो कि दुनिया के ममालिक हैं वो अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को, अपने इमेज को, अपनी सकाफत को, अपना पूरा जो उनका रिप्रेजेंटेशन होती है उसको स्क्रीन टूरिज्म के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। और हमारे हमसाया ममालिक हों और उसके साथ साथ पिछले 20 साल में हमने देखा कि वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जिसमें कतर, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, दे हेविली इन्वेस्टेड इनटू देयर स्क्रीन टूरिज्म, इनटू देयर फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसकी वजह ही सिर्फ ये थी कि जो टूल्स हैं अब कम्युनिकेशन के वो मुख्तलिफ हो चुके हैं। और जो ये फिल्म सिटी है, ये एक वज़ीर आला पंजाब ने एक पूरा होलिस्टिक इकोसिस्टम पंजाब को देने के लिए एक सेक्टर को, इकोनॉमिक सेक्टर को अनवेल किया है। बिकॉज जिस तरह मैं आपको एग्जांपल्स दे रही थी इंडिया की, मैं आपको एग्जांपल्स दे रही थी और ममालिक की, उनकी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है ये एक एक्सपोर्ट लेड सेक्टर है जो कि फिल्म्स और स्क्रीन टूरिज्म और प्रोडक्शन के ऊपर बेस करता है। और इसी तरह आपने देखा कि पिछले जब से पाकिस्तान एक बहुत ही एक ऐसा मुल्क था जो कि लीड करता था साउथ एशिया में फिल्म प्रोडक्शन के अंदर इन 1960s, लेकिन टुवर्ड्स एंड ऑफ 1970s एंड 80s इसका एक डाउनफॉल आया जो आज तक उसका डाउनफॉल है। फिर इसने पिकअप किया 2008-9 के करीब और आज तक वो एक स्ट्रगलिंग सेक्टर है। और मैं इसको खाली फिल्म मेकिंग या फिल्म सिटी तक छोटा उसको इतना नहीं करूंगी। इट इज़ अ सेक्टर that Chief Minister Maryam Nawaz Sharif Sahiba has unveiled for export, for economic revenues। और इसमें ये जो फिल्म सिटी है, जैसे अभी हुमा कह रही थी कि ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसके अंदर फिल्म सिटी में फिल्म स्कूल है, इसके अंदर म्यूजिक स्कूल है, इसके अंदर ट्रेडिंग हब है, इसके अंदर स्टूडियोज हैं बोथ वर्चुअल आउटसाइड एंड इनसाइड, पूरे कॉम्प्लेक्सेस हैं। इसके अंदर जो पूरा एक वर्कशॉप होती है जिसमें आप फिल्म के लिए सारा जो इकोसिस्टम, सारा जो पैराफर्नेलिया है वो है। और इसके अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो एक जो पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, जिसके लिए बाहर जाना पड़ता है। दिस इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। क्रिटिकल, जी क्रिटिकल है, यू आर राइट। इट इज लाइक और हुमा इट इज नॉट के खाली ये क्रिटिकल है, इसका पूरा जो चेन, वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन है, वैल्यू एडिशन है, उसमें एक भी कंपोनेंट को आप खत्म कर दें तो वो पूरे का पूरा उसका अफादियत नहीं और उसका ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होता। लेकिन जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो अभी पाकिस्तान में चलो फिल्म बना भी लेते हैं, बाहर से कैमराज ले आते हैं, इक्विपमेंट ले आते हैं। अब तो जो फिल्म बनती है उसके इक्विपमेंट भी पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर से लाने पड़ते हैं, वो क्रू को भी बाहर से लाना पड़ता है। लेकिन जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो बिल्कुल उसको वो लुक देना कि वो आज की ही मूवी है, दैट इज एक्चुअली वो बाहर ही जाना पड़ता है। और वो ना टेक्नोलॉजी है ना इक्विपमेंट है। दैट इज राइट। इसमें पिछले 1.5 साल से काम कर रही थी, हमने इंटरनेशनल तमाम फिल्म सिटीज को स्टडी किया। ये एक रिसर्च के साथ एक पूरा इकोसिस्टम होलिस्टिक हमने लाहौर एक वाइब्रेंट पंजाब, एक वाइब्रेंट कल्चर के साथ, हेरिटेज के साथ। यहाँ मरियम साहिबा, यहाँ मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। जो क्रिटिक्स हैं और ऑब्वियसली आप आई हैं हमारे पास तो ये सवाल हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। एक तो व्हाई डिड यू पिक, पूरे पंजाब में आपने लाहौर को ही चुना, व्हाई? मतलब और भी बड़ी जगह हो सकती थी इतनी मेगा सिटी के लिए। आप यू कुड हैव ब्रॉट अटेंशन टू सम अदर सिटी, सम अदर प्लेस एज वेल फॉर दिस मेगा प्रोजेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी किया जा सकता था और बड़ी दुनिया में ऐसा ही होता है। मतलब ये बड़ी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पंजाब हुकूमत ने अपने सर ले ली, विच इज ऑल राइट, बट और तरीके भी थे करने के। तो ये जरा 2 जो सवाल आ रहे हैं उनका जवाब दे दें। एक तो लाहौर इसलिए बिकॉज लाहौर विल बी द नर्व सेंटर। पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि एक सेंट्रलाइज सेंटर होता है और उसके बाद उसके ऑफशूट्स होते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि ये कल्चर और हेरिटेज को डिपिक्ट करेगा, तो हमारे पूरे पंजाब के अंदर
जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके जो लोकेशंस हैं उनको भी इसमें ओपन किया गया है इस फिल्म सिटी में. सो दिस सेंट्रल प्लेस विल प्ले अ सेंट्रल नर्व सेंटर फॉर द एंटायर प्रोविंस, जो कि फिल्म प्रोडक्शन और जो मैंने सारे इकोसिस्टम की बात की. दूसरी जो आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं जो आपने तनकीद की बात की, तनकीद करने वालों, एक तो जो पार्लियामेंट में जब पेश किया तो मुझे अफसोस से कहना पड़ा कि इतने गलत अल्फाज भी इस्तेमाल किए फॉर एक्टर कम्युनिटी, जो ऑपोजिशन बेंचेस थे, पीटीआई के मेंबर्स थे, और फिर उन्होंने क्या किया, उनको समझ ही नहीं है. दे कांट इवन अंडरस्टैंड व्हाट फिल्म प्रोडक्शन नाउ मीन्स अराउंड द वर्ल्ड. तो कि जी एजुकेशन में पैसा दे देते. फिर मैंने उनको बताया कि हमारा जो एजुकेशन का बजट पिछले 2 साल का जब से वो गए हैं वो 400% बढ़ा है. हेल्थ का बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ा है, स्पेशल एजुकेशन का बढ़ा है. तमाम सोशल सेक्टर को चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह बजट एलोकेट किया है और उसको यूटिलाइज किया है, उसकी तारीफ में मिसाल नहीं मिलती. सो दिस इज नॉट दिस और दिस इज दिस एंड दिस. ओके, प्रोडक्शन ऑल्सो. तो उनको तो खैर मैं तनकीद वालों को ये आई डोंट रियली वांट टू एड्रेस देम आल्सो बिकॉज इट इज़ नेगेटिव एनर्जी. हमने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, हमने बहुत, चीफ मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा पैशन के साथ टू द फिल्म इंडस्ट्री, टू द एक्टर कम्युनिटी, टू द प्रोडक्शन कम्युनिटी, टू द प्रोड्यूसर्स. इतने लोग बेरोजगार होते हैं, इतने यंग बच्चे फिल्म मेकिंग सीख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में. और सिर्फ ये फिल्म सिटी नहीं है, हम पिछले 2 साल से स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं फिल्म मेकिंग में. हम पिछले 2 साल से फंडिंग दी है हमने फिल्म मेकिंग के अंदर. पंजाब फिल्म फंड जो चीफ मिनिस्टर का है उसमें हमने आर्टिस्ट के लिए फंडिंग दी है. इट इज़ नॉट जस्ट one thing, it is a complete holistic ecosystem. इसका टाइमलाइन क्या है? Because this is very ambitious. अब्दुल्ला हमने जो लोन स्कीम है चीफ मिनिस्टर की, स्मॉल एंड मीडियम की, उसके अंदर में भी हमने फिल्म प्रोडक्शन को वो दिया. और ये जो हमने फिल्म फंड दिया इसके बॉक्स ऑफिस में भी हमने टाइमलाइन बता दीजिएगा. दूसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला सवाल भी एड्रेस कीजिएगा. मैंने बात की कि ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है. जी. किसी भी सेक्टर को, अगर अभी हमने श्रिम्प फार्मिंग को अनवेल किया है पिछले 1.5 साल में पहली दफा, तो कंप्लीट फैसिलिटेशन उसमें गवर्नमेंट ने की है, लेकिन उसके अंदर जो फार्मिंग है वो प्राइवेट सेक्टर करेगा. इसी तरह जो फिल्म है, फिल्म सिटी, इसकी पूरी जो फैसिलिटेशन है वो गवर्नमेंट का 50 एकड़ का लैंड है जिसके अंदर ये सारा इकोसिस्टम बनेगा, लेकिन इसका हर कंपोनेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा. इट विल बी, इट इज, और इसीलिए ये कल जो लेजिस्लेशन हुई है ये अथॉरिटी की हुई है. इट इज एन ऑटोनमस बॉडी एंड द एंटायर फिल्म मेकिंग, द प्रोडक्शन, जिसमें मैंने स्कूल्स की बात की है, ट्रेडिंग हब्स की बात की है, कॉम्प्लेक्सेस की बात की है, सिनेमाज इसमें होंगे, कन्वेंशन सेंटर इसमें है, पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी. अभी से क्यूब सिनेमा वाले जो हैं यूके वाले, वो इसमें ऑलरेडी अग्रीमेंट साइन कर चुके हैं. सो इट इज अ कंप्लीट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो कि ये so इसमें all those who are watching and listening to us can also get in touch with you and Punjab government कि किसी ने म्यूजिक स्कूल खोलना हो, किसी ने अपना यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलना हो, वो ऑलरेडी आप लोगों से क्या राब्ते में आ सकता है. इतने बड़े हमारे यहाँ पे टीवी के लिए प्रोडक्शन हाउसेज हैं. आर दे ऑल्सो वेलकम टू जॉइन इन, या फिर आप लोग खुद राब्ते कर रहे हैं बाय डूइंग योर रिसर्च? एवरीवन इज वेलकम. हमने यहाँ एक पूरी फैसिलिटी ऐसी रखी है कि पूरे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो इसको ना सिर्फ इसमें पार्टनर कर सकते हैं बल्कि इस फैसिलिटी को इस्तेमाल भी कर सकते हैं. अगर मैं आपको अभी अनवेल करेंगी चीफ मिनिस्टर इसको, अगर आप इसकी पूरी टेक्नोलॉजी देखेंगे यू विल बी थ्रिल्ड. दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक फिल्म सिटी फॉर टाइम्स टू कम. और इसकी टाइमलाइन जो है हम इंशाल्लाह 2029 में जब जाएंगे, दिस विल बी अ फंक्शनल फिल्म सिटी इंशाल्लाह ऑफ पंजाब. अच्छा, एक और शोबा है जो जिस पे बड़ा काम हो सकता है, वो रिलेटेड रिलेटेड है, वो है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग. सो उस पे भी हम चाहेंगे कि आप इस पे जरा इस फिल्म सिटी में कुछ तवज्जो दें, क्योंकि यूजुअली हमने PSL की भी इनिशियली देखा था कि हमारी यहाँ बाहर सिटी में आ रही हैं हमारे अपने मैचेस को ब्रॉडकास्ट करने के लिए. एक से ज्यादा 2 मैचेस हो जाएं तो हम फंस जाते हैं, हमारे हाथ पैर भूल जाते हैं, हम वेन्यूज नहीं मल्टीपल कर सकते. देखिए, इसके 2 एलाइड दूरी दुनिया में सेक्टर होते हैं. एक स्पोर्ट्स, जिसको आपने बिल्कुल राइटली हाईलाइट किया, दूसरा टूरिज्म. सो टूरिज्म के ऊपर तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू, अभी हमारी एक्सपो चीफ मिनिस्टर पंजाब की खत्म हुई है 3 दिन की, जहां हमने तमाम टूरिस्ट साइट्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए अनवेल किया है फॉर बिजनेस मॉडल्स. तो उस पर आप जरूर एक प्रोग्राम करें. अभी आपने जो स्पोर्ट्स की बात की, और स्पोर्ट्स को भी हम ना सिर्फ, पहले तो ये सिटी लेवल प्रोविंशियल लेवल के ऊपर था, हमने यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर एक्टिवेट करने का इसमें प्लान किया है. और एक स्पोर्ट्स सिटी, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है, शी इज कमिंग अप विद अगेन अ वेरी फ्यूचरिस्टिक, वेरी होलिस्टिक, कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ स्पोर्ट्स, उस स्पोर्ट्स सिटी के अंदर एम्बेड किया गया. मरियम साहिबा, थैंक यू फॉर योर टाइम. हम वी आर श्योर टू मेक द, फिर कभी आपसे इस पे स्पोर्ट्स वाले एलिमेंट पे बात करेंगे, अलग से बात होगी. वी आर गोना सी यू ऑन मंडे. हैव अ ग्रेट वीकेंड. बाय.